अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स अपनी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी को समझें। हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है। अच्छे शहरी होने के नाते कोशिश करें किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये मत सोचें कि दूसरा आपके लिए क्या करेगा या नहीं करेगा, और ये भी मत देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम सब अपनी रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन कोई और किस तरह से करता है किसी चीज़ को या क्या कहता है, इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिर्फ अपनी कोशिश करें अपने आप से एटलीस्ट बेहतर कर सके, खुद से बेहतर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक दिन एक नेकी की तरफ। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि अमर बिल मारूफ करने के लिए क्या शराइत है। जो अमर बिल मारूफ करता है उसके लिए क्या शराइत है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अमर बिल मारूफ के लिए पहली शर्त यह है कि उसको इल्म भी हो, जिस बात की दावत दे रहा है उसका इल्म भी हो। अगर उसको इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वह अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त अमर बिल मारूफ करने के लिए ये है कि जिस काम की वो दावत दे रहा है उसका मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, ताकि अल्लाह का दीन, अल्लाह की सरजमीन पे बुलंद हो, अपनी शोहरत मकसूद ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिसको दावत दे रहा हो उसके साथ इसका शफकत का इरादा हो, तकब्बुर का इरादा ना हो। और चौथी शर्त यह है, दावत देते हुए, अमर बिल मारूफ करते हुए हिल्म और शफकत और नरमी के साथ काम ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप एक सर्टन स्टेज पे या एक सर्टन टाइम पे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, तो आई फील लाइक शायद हम सब चाहते हैं कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहें, खुद को बेहतर करते रहें। हमेशा ये सोचें कि मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, क्या वो चीज़ है जो कि मैं बेहतर कर सकता हूँ या कुछ नया सीख सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं। तो आई थिंक अगर हम सब अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने का फैसला कर लें, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा कर देते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल शहर फैसलाबाद में सर्दी जो है वो बढ़ने लगी है, तो साथ ही साथ फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है, उसकी मिकदार जो है वो भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद में जहां सर्दी जो है वो बढ़ रही है, तो वहीं उसके साथ साथ तिबी माहिरीन की जानिब से जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस खुश्क सर्दी से जो है खुद को बचाया जा सके, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कई बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जिनके अंदर जो है सांस लेने की बीमारियों के साथ साथ आंखों की एलर्जी जो है वो भी हो रही है, जिसकी वजह से तिबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का कहा गया है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज अगर दिन के आगाज़ की बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही फैसलाबाद के अंदर हवाएं चलने का सिलसिला जो था वो थम के रह गया है, लेकिन उसके साथ साथ फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। बारिश जो है वो अगले चंद दिन तक जो है वो नहीं बरसेगी। जी मरियम, इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम दिन ब दिन तब्दील हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स सर्दी भी है, और आपको
स्मोक भी महसूस होगी। एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर आप बाहर निकल रहे हैं सुबह के वक्त या शाम के वक्त, मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हमें रियलाइज़ नहीं होता है बट डेफिनेटली हमें ब्रीदिंग इश्यूज़ भी डिफरेंट एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। आई डैमेज भी स्मोक से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर करके बाहर निकलें। जब आप गर्म कमरों से या गर्म घर से फौरी तौर पे बाहर निकलते हैं तो उससे भी कई दफ़ा हम बीमार हो जाते हैं या डिफरेंट तरह के क्रैम्प्स आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल, अभी महसूस नहीं होता बट एट वन पॉइंट इन लाइफ डेफिनेटली उसके क्लियर विजिबल साइंस आपको अपनी स्किन के ऊपर नजर आने लगते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ख्याल रखें। चलते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। और हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, रट्टा सिस्टम की वजह से तलबा तसव्वुराती तालीम से महरूम, हुकूमत रट्टा सिस्टम खत्म करने में नाकाम क्यों। सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा की कमी, तलबा को मुश्किलात का सामना। इन्हीं हेडलाइंस के हवाले से बातचीत करेंगे। एंड कंसेप्चुअल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम क्या वो पाकिस्तान में डिलीवर की जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट तरह की हर्डल्स मौजूद हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं जो कि सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। साथ ही महक सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह जहांगीर में बात की थी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के वक्त में, बट क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ मौजूद है और क्यों हम अभी तक रट्टा सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पाए। अच्छा फातिमा, देखें रट्टा सिस्टम जो है वो इतना रच बस गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, टीचर ये कहते हैं। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो बच्चे को नापता है, तोलता है उस पैमाने पर जिसमें सारे का सारा नॉलेज बेस है। इसमें अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, एडवांसमेंट और आपकी अप्लाइड नोयत के क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। और जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि अब बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, तो उसमें भी हम अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो नॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है जनाब के पिछले 5 साल पेपर ले लें, मॉडल पेपर ले लें, इसकी तैयारी कर लें, तो उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है वो भी आपको रट्टा सिस्टम के तहत याद करवा दी जाती है। तो जब रट्टा सिस्टम में वो चीज़ें आ जाती हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़ीरो हो जाती है और आप सारी चीज़ें वो दे देते हैं बच्चों को कि आप ये किताब भी तैयार कर लो, आप ये मॉडल पेपर भी तैयार कर लो, आप ये भी तैयार कर लो। अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये होती है कि आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके तमाम, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या दीगर सब्जेक्ट्स हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से हो कि उस क्वेश्चन को रीशेप करके, रीफ्रेज करके आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि वो सारी रीशेप, रीफ्रेज आपको मॉडल की शक्ल में, मॉडल पेपर की शक्ल में या आपको टेस्ट सेशंस की शक्ल में आपको याद करवा दी जाती है, रटा दी जाती है। तो इससे बच्चे के लिए वो पेपर जो है वो दोबारा से रट्टा सिस्टम के तहत ही रह जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे आपकी जज होती है? जब आप NTS देते हैं, जब आप जाके मेडिकल का टेस्ट देते हैं, जब आप जाके किसी और जॉब के लिए टेस्ट देते हैं। फिर हमारा रिजल्ट क्या होता है? CSS में 2% बच्चे भी पास नहीं कर सके। वो बच्चे जिनको हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने मास्टर्स की डिग्री दे रखी है वही अपीयर होते हैं। और इस बार उन्होंने रिटन टेस्ट से पहले स्क्रूटनी टेस्ट भी लिया। स्क्रूटनी टेस्ट पास करने वाले भी चंद लोग थे जिनमें से पूरे पाकिस्तान से 20,000 लोग स्क्रूटनी टेस्ट पास कर सके और उन 20,000 में से सिर्फ 300 रिटन टेस्ट क्लियर कर सके, जो 2% भी नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि हमारा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सारा रट्टा सिस्टम है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है और कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है। कंसेप्चुअल लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो ऑफ कोर्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मे बी अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली जब हम ये वर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसमें आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ऑब्वियसली लर्निंग ईजियर हो जाएगी। लेकिन होता ये है कि जिस तरह से जहांगीर साहब ने कहा है कि वो मॉडल पेपर्स की सूरत में बच्चों को दिया जाता है और वो क्रैम करना पड़ता है। जब आपको क्रैम करना पड़ा तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ क्लियर नहीं होंगे क्योंकि आपका सारा फोकस रट्टे लगाने पर चला जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं ऐड करूँगी कि हमारे पास 2 स्ट्रीम लाइन है। आपको पता है पाकिस्तान में जैसे मेट्रिकुलेशन एंड O लेवल्स।
तो डिफरेंस ही यही है। मैट्रिकुलेशन में जितने हाई स्कोरर हैं, आप एग्री करेंगी कि वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लर्नर्स नहीं हैं, उन्हें क्रैम करना आता है। और इवन जो चेकर्स हैं हमारे बोर्ड में, वो भी यही देखते हैं, अच्छा जी बुक के अकॉर्डिंग जी आंसर लिखा हुआ है 1 पेज 2 पेज एंड दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत इग्नोर हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड PBL प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग इनको इन्हांस कर रहे हैं, और जिसके थ्रू जो है वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अब स्टूडेंट्स जो है ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। जहांगीर, ओवरऑल आज के वक्त में अगर देखें तो कंसेप्चुअल लर्निंग के क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? अच्छा, आगे फ्यूचर उन्हीं बच्चों का होगा, उन्हीं लोगों का होगा, उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो कंसेप्चुअल होंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे, जो अंडरस्टैंड करते होंगे चीज़ों को। हमारी CV जब सामने आती है तो उसको एक साइड पे रख दिया जाता है। इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है। इंटरव्यू में CV, आपके मार्क्स, सारी चीज़ें वो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होता है कि आप टेबल तक आ गए। इंटरव्यू टेबल तक लाने के बाद आपने उसको विन करना है, तो वो आपके अपने अंदर कितना कैलिबर है, कितनी कॉम्पिटेंसी है, कितना चीज़ों को आप समझ सकते हैं, कितना आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हैं, क्या आप अपनी डिग्री को, अपनी CV को डिफेंड कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपके अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आप एक्सप्रेसिव होंगे। हमारे यहाँ ये बड़ा एक रुझान है, आम जो हमारा मैट्रिकुलेशन सिस्टम है या इंटरमीडिएट है, उसमें हम बच्चों को एक्सप्रेसिव नहीं बनाते। हम कहते हैं सिर्फ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, छापा लगाते जाओ। हम बच्चों से एक्सप्लेनेशन और वाइवा और हमारा प्रैक्टिकल, हमें पता है कि प्रैक्टिकल्स के नंबर 30 उस बच्चे के लग जाने जिसकी सिफारिश है। आपको करना आता है नहीं आता, ये साइड पे है। हमारे जो अगर 90 नंबर हैं, 30 नंबर के 3 प्रैक्टिकल, तो 90 नंबर उस बच्चे को मिल जाने जिसकी सिफारिश है। जिसको नहीं सिफारिश है उसको भी 20-20 लगा के उन्होंने पास कर देना है, ठीक है। मसला यह है कि हमारे यहाँ अगर तो प्रैक्टिकल को शामिल किया गया तो उसको आप रियलिटी बेस पे करवाएं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में वो करवाए नहीं जाते। सारा साल जब हमने अपनी लैब को ओपन नहीं करना, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देना, बच्चों को खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं देनी, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ एग्जाम में और 2 साल के बाद ये पार्ट 1 में नहीं लिए जाते, पार्ट 2 में लिए जाते हैं। तो वहाँ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 साल बच्चा रटे लगाता रहा हो और वो तीसरे साल प्रैक्टिकल करके दिखा दे। जितने भी टॉपर्स हैं उनके निकाल लें, प्रैक्टिकल में नंबर उनके 30/30 होंगे। आपका 2-2 नंबर भी कट जाए तो आपकी पोजीशन जाती रहती है। तो ये अलमिया है हमारा कि उन बच्चों से अगर रियलिटी बेस पे प्रैक्टिकल करवा के देख लें तो शायद वो 90 नंबर भी ना ले सकें जिनको 100% हम दे देते हैं। तो अलमिया ये है कि हम बिल्कुल इस पर फोकस नहीं करते। हमारा एग्ज़ाम सिस्टम तक सारा रट्टा है, सारा रिटर्न है। इसमें बच्चों को नहीं देखा जाता कि उनकी कम्युनिकेशन है नहीं है, उनको बोलना आता है, उनको एक्सप्रेस करना आता है, चीज़ों को वजाहत कर सकते हैं नहीं। हम साइंस मॉडल एग्जीबिशन देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ क्या होता है, बच्चों को रटा दिया जाता है कि आपने इस मॉडल को एक्सप्लेन इस तरह से करना है। अच्छा, जब हम कहते हैं यार इसको उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बड़ा अलमिया है कि कहते हैं इंग्लिश में बताना है बच्चे ने, इंग्लिश में उसको सबक याद करवाया होता है, वो सबक सुना देता है, उसको कहें कि उर्दू में एक्सप्लेन करें तो बेचारा गूंगा बहरा हो जाता है। तो ये मसला है हमारे सिस्टम में। अच्छा, आपने बड़े मज़े की बात की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ किस तरह से उर्दू एंड इंग्लिश का इशू आपको आता है। मैं ज़रूर चाहती हूँ हम इस पर बात करें, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे प्राइवेट तलीमी अदारे जी जो कि ये छोटी मोटी डिग्री देते हैं, जी वो उनको बच्चों को अपने क्या नाम है सब्ज बाग दिखा के बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, और फिर 1-2 साल की डिग्री का कह के उनसे फीसें बटोर लेते हैं। और ये खासकर ये जो मेडिकल की अपना लाइन है, मतलब कि जिस तरह ये मेडिकल के कोर्स करवाते हैं, ये लेबॉर्ट्री का हो गया या ये मेडिकल स्टोर का हो गया या इस तरह का, तो वो 1 साल बल्कि 2 साल लगा के फिर ये कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर ये सारे तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट हर बच्चे से तकरीबन 1-1 लाख रुपया लिया, और 2-3 साल हो गए। ये सेशन था 19-20-21 तक का, 2 साल का, मगर अब 22-23 हो गई है, अभी तक पहला सेशन क्लियर नहीं हुआ। और एंड पे जब उनके प्रैक्टिकल पहले अल्लाह अल्लाह करके 1 साल के पेपर लिए हैं, तो जो लेने के बाद फिर उनके प्रैक्टिकलों में बच्चों से इस तरह फोर्सली वो फीसें ली हैं या 20-20 हज़ार रुपया लिया है
कि आप ये दोगे तो रोल नंबर स्लिप मिलेगी। तो क्या इस तरह के लोगों का, इस तरह के अदारों का कोई तदारक नहीं हो सकता? आपने खुद इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया या आप किसी लेके को? सुने प्लीज। अब वो रिजल्ट ये है कि लेके फिर चुप खामोश हो गए हैं, अभी ये उनका रिजल्ट नहीं आया। तो अब उनका रिजल्ट कब आएगा? और बच्चे उस वक्त तक 4 साल तो हो गए हैं, पार्क बैठे हैं, अब उनका क्या फ्यूचर है बच्चों का? अच्छा, आप मुझे बताएंगे, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट बोलने की। जी जी जी, मैं पूछना चाह रही थी कि आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया है या आप किसी को जानते हैं जिसने ये एक्सपीरियंस किया है? जी, मैं जानता हूँ। मेरा बेटा जो है इधर अपना पढ़ रहा है, इधर क्या नाम है, मेडिकल स्टोर ये अपना इंस्टीट्यूट बना हुआ है शिवपुरा रोड पे। अच्छा, वहाँ पे बच्चे का पढ़ा और 19 से लेके आज 23 तक हो गया, यानी 4 साल हो गए हैं। अभी तक उसका पहला सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ और 1 लाख रुपया दे चुके हैं, और अभी उनकी कोई आगे कोई कार नहीं है, ना कोई उनका कोई अपना फ्यूचर है, ना कोई हाथ पल्ला पकड़ा रहे हैं कि ये इनका क्या होगा, कैसे होगा, या इनका क्या फ्यूचर है। अच्छा सब जहांगीर, बच्चे अगर आप लेके बैठे हैं, कुछ वो कहना सारे चाहें। बेचारे वालदैन बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे उनको फीसें दी होती हैं, इनका कोई तदारक नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद फातिमा, थे। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, बेसिकली HEC अपनी वेबसाइट पे हमेशा से कहती है कि आप बच्चों को दाखिला दिलवाने से पहले उस इदारे की वेरिफिकेशन चेक कर लें, HEC पे मौजूद है नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे जो अकेडमीज की शक्ल में वैसी फार्मास्यूटिकल जैसे ये बता रहे हैं, जो ये डिग्री बता रहे हैं, ये जो फार्मेसी बनाने के लिए 2 साल की कैटेगरी B कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो इदारा आगे रजिस्टर्ड नहीं होता। तो फिर बच्चे, हमने देखा कई दफ़ा सड़कों पर एहतजाज भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चे को एडमिशन दिलवाने से पहले, पैसे खर्च करने से पहले, क्योंकि आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है और आपके साल भी ज़ाया हो रहे हैं। अब HEC ने वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन दी होती है अपनी वेबसाइट पे, और मुतअद्दिद बार ये अखबारात में पब्लिश किया है कि पेरेंट्स अलर्ट, स्टूडेंट अलर्ट। आप किसी भी डिग्री में दाखिला लेने से पहले उसकी मुतलका काउंसिल को चेक करें कि आप वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट उस इदारे में रजिस्टर्ड है नहीं है। जैसे फार्मेसी काउंसिल में चेक कर लें, आप इंजीनियरिंग काउंसिल में चेक कर लें, आप जितनी भी काउंसिल्स बनी हुई हैं उनमें इदारों की लिस्टें मौजूद हैं। हम क्या कहते हैं कि कोई भी हमें, वो जैसे खुद कह रहे हैं ना सब्ज़ बाग दिखाना, तो अखबार में इश्तिहार देता है कि आए हमारे पास 2 साल में ये कोर्स की डिग्री लें और अपना क्लिनिक बना लें, अपनी फार्मेसी बना लें, अपना ये कर लें। तो एट द एंड वो क्या करते हैं, वो किसी और रजिस्टर्ड इदारे से सीटें परचेज कर लेते हैं कि मुझे 10 सीटें दे दें तो मैं स्टूडेंट अपने रख के उनको एग्ज़ाम दिलवा दूंगा। अब क्या होता है कि वो सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो 10 की बजाय 12 बच्चे बिठा लें या 15 बच्चे बिठा लें, आगे से उन्होंने परचेज की हैं 10 सीटें। तो जब वो बच्चे बढ़ जाते हैं तो हमारी काउंसिल जो है ना, वो 50 अगर उन्होंने कहा है ना किसी रजिस्टर्ड इदारे को, तो वो उसको 51 नहीं करने देंगे। वो 50 को पेपर ले लेंगे, 51वां जो बंदा है वो रुल जाएगा। तो इस तरह से ये 51वां नहीं होता, ये 60-60, 70-70 दाखिले कर लेते हैं या 100-100 भी दाखिले कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड रजिस्टर्ड आपके 50 होने बच्चे। अच्छा, आई थिंक ये बड़ी एक इंतज़ामिया की तरफ से शायद गफलत है कि इस तरह एग्जिस्ट भी करती हैं, इस तरह के कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक ठीक है, आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक चेक कर सकते हैं, बट आई डू रियलाइज़ के जहाँ पर इलिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है और माँ बाप को बस होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा दें, राइट, लाइक अगर वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो इस तरह की गलतियाँ बड़ी कॉमन हैं, इस तरह की गलतियाँ होती हैं, हम सुनते भी हैं इस हवाले से। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्टेट में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हैं, एंड किस तरह से उनको हल किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में बात करें, जहाँ पर आज एक तरफ प्राइवेट सेक्टर नज़र आता है और एक तरफ आपको दूसरे डिफरेंट एजुकेशन स्ट्रीम्स नज़र आएंगे, जिसमें ऑफ कोर्स आपके पास कैम्ब्रिज आ जाता है, आपको मैट्रिक सिस्टम आपको मिल जाता है, आपको अमेरिकन स्कूल सिस्टम मिल जाता है। तो एक्चुअली एक टाइम पे हमारे मुल्क में आपको डिफरेंट एजुकेशन स्ट्रीम्स मिल रही हैं। क्या इम्पैक्ट होता है जब ये बच्चे आगे जाके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं या जब एंट्री टेस्ट के लिए कम्पीट करते हैं आपस में? अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप देखें जो हमारा स्कूलिंग लेवल जो है वो बेसिकली क्रैमिंग बेस्ड है, फिर इंटरमीडिएट में भी यही है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की तरफ जाता है तो वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाती है।
तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। लाइक वो काफ़ी फेमस एक बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इंग्लिश के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो मास्टर्स की बारी जब आती है तब वो कॉन्सेप्चुअली लर्निंग को असेस कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जो बुक्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल लर्नर नहीं है तो वो सारा कुछ क्रैम नहीं कर सकता। इसमें ये है कि मुझे लगता है कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर ही जो है वो जिसके करेंगी हमारा इंशाल्लाह जो भी इन्हांसमेंट होगी और फर्दर रिवाइज करेंगे, तो क्रैमिंग बेस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। और एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगी कि जब ये 9th-10 के स्टूडेंट्स साइंस के जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसमें क्रैम करने के लिए इतना कंटेंट होता है कि प्रैक्टिकल का टाइम ही नहीं मिलता इन्हें। काफ़ी ज़्यादा ऐसा मवाद होता है जो उन्होंने क्रैम करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक्स होते हैं, प्री मॉक्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो टाइम है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का टाइम है, वो मौका उन्हें मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें ये प्रैक्टिकल में सिफारिशी नंबर लगवाने पड़ते हैं। और तो होप्स हो कि फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर वर्किंग करे और बेहतर हो सब कुछ। अच्छा जहांगीर, आप भी बात करते हैं कि किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हमारे एजुकेशन स्ट्रीम में आपको 2 लैंग्वेजेस पर फोकस करने की कोशिश की जा रही होती है। ऑफ कोर्स यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, आप घर में उर्दू बोल रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे ही स्कूल्स के अंदर एंटर होंगे तो आपको स्ट्रिक्टली कह दिया जाता है कि जो बच्चा उर्दू में बोलेगा उसको फाइन कर दिया जाएगा। तो इसका क्या असर होता है बच्चे की मेंटल स्टेट पर, और आगे जाके जब वो एक यूनिवर्सिटी में या वर्क फोर्स में स्पेशली वो निकलता है, जहां यूनिवर्सिटी में वो उर्दू में नहीं बात कर सकते थे और बाहर निकलते हैं और आपको हर चीज़ बदलती हुई नजर आती है, तो इसका क्या असर पड़ता है? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ नफ्सियाती तौर पर बच्चे को प्रेशराइज करने में आता है कि आप अगर उससे कहें कि आपने इंग्लिश बोलनी है, उर्दू नहीं बोलनी, तो बच्चा पहले तो नफ्सियाती तौर पर एक दबाव का शिकार होगा कि जनाब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ उर्दू में, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आपने एक्सप्रेस नहीं करना। और उसके बाद जो लैंग्वेज बैरियर, इसको हमने एक वो स्टिग्मा ऐसा बना लिया है कि हम कहते हैं कि शायद इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। और ये वो मसला ये है कि आप बच्चों को इंग्लिश में एम्पावर करें, उनको सिखाएं, लेकिन उनको बाई फोर्स ना करें कि आप उर्दू नहीं बोलेंगे, आप पंजाबी नहीं बोलेंगे। जैसे काफ़ी इसका एक फिर बाद में सोसाइटी में एक मजाक बनता है कि ये इदारा क्या पाकिस्तानी नहीं है, कि अगर ये पंजाबी पे पाबंदी लगा रहा है, ये उर्दू पे पाबंदी लगा रहा है। तो जब सोशल मीडिया पे तनकीद हुई तो अब बहुत सारे इदारे ये हैं ऐसे जिन पर तनकीद हुई, अब वो खुद उर्दू के हवाले से, इकबाल डे के हवाले से तकरीबात रखते हैं ताकि उन पर जो छाप लगी थी कि ये इंग्लिश मीडियम है, ये बच्चों को उर्दू नहीं बोलने देते, अब वो खुद हफ्ता उर्दू मनाते हैं। अब ये हमें जानना और इसको मानना पड़ेगा कि हम किसी एक लैंग्वेज के पीछे नहीं रह सकते। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पे लगा दें और बच्चे को कहें कि आपने उर्दू बोलनी नहीं है, तो वो हमारी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उसने बाहर जाके शॉपकीपर से भी बात करनी है, उसने आम रेडी वाले से भी बात करनी है, उसकी डीलिंग में हर बंदे ने आना है। तो उसको अगर आप बिल्कुल ही उर्दू से दूर कर देंगे, उसे कहेंगे कि आप बिल्कुल इंग्लिश स्पोक्समैन बन जाओ, तो फिर वो उसका गुजारा नहीं होगा। वो एक ख़ास तबके, ख़ास एक महदूद रह जाएगा। तो हमने बच्चों को महदूद तो करना नहीं है। अब वो इदारे भी समझ रहे हैं कि हमें इतनी पाबंदी नहीं लगानी कि बच्चे का मुंह बंद करवा दें कि आपने उर्दू बोली तो मुंह बंद। आप जैसे आप फाइन की बात कर रहे हैं, तो अब हर जगह पे जिस तरह हम उर्दू मीडियम की बात करते हैं, हमने कई दफ़ा ये इशू उठाया है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम इंग्लिश मीडियम बुक्स देंगे, लेकिन बच्चा बाजार से उर्दू मीडियम किताबें लेके मैट्रिक कर रहा होता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये हमें किसी पर पाबंदी बाई फोर्स लैंग्वेज की नहीं लगानी चाहिए। जो उर्दू में आसान समझता है वो उर्दू में पढ़े, जो इंग्लिश में आसान समझता है उसको पढ़े, लेकिन उसको बताएं कि इंग्लिश के बेनिफिट ये हैं कि हम इसको एक्सेल कर सकते हैं ग्लोबली। हम देखें, हमें जब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो हमें कम्युनिकेशन करनी है उनसे, तो उसके लिए हमें इंग्लिश को बैरियर नहीं बनाना चाहिए। तो हमें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी हर ज़ुबान पे, ये साइंस भी कहती है कि जो बंदा जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है वो उतना ज़्यादा टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट, उसका माइंड जो होता है उतना ज़्यादा ओपन हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि जिसको 6 ज़ुबानें आती हो ना, वो उसका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन होता है। तो हम तो तीन ज़ुबानों की बजाय बच्चे को इंग्लिश में महदूद करने पर तुले हुए हैं। तो हमें मल्टी लैंग्वेज पर जाना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है, क्या हम सस्टेन कर सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे
मल्टी लैंग्वेज अगर आप विद इन द सेम स्कूल आप पढ़ाने की कोशिश करें? एक्चुअली बाइलिंगुअल होना कोई उसमें बुरी बात नहीं है, बाइलिंगुअल हो जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये आप ये देखें कि सिंस द चाइल्ड इज़ गोइंग इन प्ले ग्रुप, आप वहाँ से देखें हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में हैं, जनरल नॉलेज है, इस्लामी आते हैं, ऑल आर इन इंग्लिश। फिर इसी तरह ग्रेड 1 में जब जंप करते हैं, देयर आर 2 और 3 सब्जेक्ट्स विच आर इन उर्दू, जो अब SNC की वजह से हो गए हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल स्कूल्स में देयर वाज ओनली 1 सब्जेक्ट जो उर्दू में होता था, दैट इज़ उर्दू। जब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, आपको सब्जेक्ट्स का या कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? अब आप 9 मैट्रिक में देख लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ऑल आर इन इंग्लिश। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और इंग्लिश पे आपकी ग्रिप नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू क्रैम, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होने हैं, आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि, और आप ये देखिए हमारे टैबलेट्स जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, लैपटॉप्स हैं, सब इंग्लिश में, तो इवन जो एक इलिटरेट पर्सन है वो भी उसको ऑपरेट कर रहा है। तो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो इंग्लिश बोलता है या जिसे इंग्लिश आती है वो जी बहुत पढ़ा लिखा और अपने आप को बहुत समझता है। इट्स नॉट लाइक दैट। वी शुड टेक इट लाइट। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज इसलिए भी आनी चाहिए, एक तो ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली हम कहीं कम्युनिकेशन करते हैं अब्रॉड तो उसमें आनी चाहिए। सेकेंडली आप हमारे करिकुलम देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश। जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ कोर्स जब तक आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझने में मुश्किल होगा। जहांगीर, क्या आज अगर आप देखते हैं हमारे ग्रेजुएट्स को, स्टूडेंट्स को, क्या नज़र आता है कि डिग्री तो मिल गई लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए? जो कॉन्सेप्ट की बात करें ना लैंग्वेज की, तो जिस बच्चे ने या बच्ची ने MPhil किया है ना या MA किया है इंग्लिश में, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता ना सकती। ये कोई गारंटी नहीं है कि उसने सारा साल 16 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और वो इंग्लिश बोले। इंग्लिश बोलने के लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है कि वो जिस कम्युनिटी में उठ बैठ रहा है वो इंग्लिश स्पीकिंग है नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए थोड़ा सा बच्चे को पाबंद करते हैं, बाउंड करते हैं इंग्लिश में बोलें, ताकि वो उस माहौल में इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। हमें ये कि हम इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, ये लाजिम नहीं है। हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा वो भी 16 साल जब तालीम करता है ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी, तो वो इंग्लिश मीडियम में थ्रू आउट पढ़ रहा होता है। हमारी FSC इंग्लिश मीडियम में है, उसके बाद BSc MSc सारी चीज़ें, आप यूनिवर्सिटी की किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करेंगे वो इंग्लिश में होगा। तो ये लिखने में और बोलने में दोनों डिफरेंट चीज़ें। हम लिखने में लिख भी आते हैं, पेपर भी काले कर आते हैं और पास भी हो जाते हैं, क्योंकि अलमिया ये कि हमारा वो कॉपी पेस्टिंग वाला सिस्टम है, उसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते चीज़ों को, एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। एक्सप्रेस जब करने पे आते हैं हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। जब हम ऑनलाइन कहीं अप्लाई करते हैं वो कहते हैं एक्सप्लेन योरसेल्फ। हमारा मज़े की बात है कि जो लॉ ग्रेजुएशन का टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, उसमें कई बच्चे सिर्फ वो जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन होती है उसमें फेल हो जाते हैं कि अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए वो 10-15 नंबर का जो होता है वो नहीं ले पाते। क्योंकि हमें अब देखें ना, माई स्कूल अगर मजमून लिखेंगे तो वो हम रटा रटाया हुआ लिखेंगे, अपने स्कूल पे नहीं लिखेंगे। जो हमने बुक में पढ़ा है ना माई स्कूल, हम वो लिख के आएंगे, क्योंकि हमने इंग्लिश में भी रट्टा लगाया है, हमने इंग्लिश को सीखा नहीं है। तो हमें मोड पे जाना होगा कि इंग्लिश बच्चों को सिखाएं, उसको रटाएं नहीं। हमारा एग्जाम सिस्टम हमें रट्टे लगवा देता है, पास करवा देता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है उस बच्चे को इंग्लिश बोलने पे बिल्कुल 0% अबूर होता है। तो वजह यह है कि हम इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर पास फेल का चक्कर में बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक यही शायद एक इशू बनता है या प्रॉब्लम बनता है मेजरली जब आप देखते हैं आज के ग्रेजुएट्स को, आज की वर्क फोर्स को। इस पहले का मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। श्री अटेंड एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल वर्सेस क्रैमिंग और किस तरह से इम्पैक्ट करती है डिफरेंट स्टूडेंट्स को, डिफरेंट ग्रेजुएट्स को। ऑफ कोर्स इंग्लिश और उर्दू का भी काफ़ी टफ कंपटीशन पाकिस्तान में आपको नजर आएगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे क्या हमारे ग्रेजुएट्स वो स्किल सेट लेकर ग्रेजुएट होते हैं जो कि उनको, चाहे वो आगे जाके बिजनेस करें या फिर वो जॉब्स की तरफ जाएं, कि वेदर व्हाटएवर इट इज़ दैट दे डिसाइड टू डू, क्या उनको उसमें हम फैसिलिटेट करें, क्या हम उनके लिए चीज़ों को आसान करें। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज कि क्या आज हमारे क्लासरूम्स में लेवल ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह का है। तो क्या आपको लगता है कि आज हमारे क्लासरूम्स इंटरैक्टिव हैं?
एक्चुअली इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। आप अगर बात करते हैं जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स के, तो येस ऑब्वियसली दे आर इंटरैक्टिव। अब इंटरैक्टिव क्लासरूम कैसे बनते हैं जहां ऐसे टूल्स हों जो बच्चों के लिए इजी कर सके एजुकेशन को या कॉन्सेप्ट लर्निंग को। फॉर इंस्टेंस स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड से बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं, और उसमें वीडियो एड में आ जाता है कोई टॉपिक या आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए आप उनको एक वीडियो शो कर सकते हैं जिसके थ्रू उनके लिए ईजी हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना। और इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स हैं और बहुत सारे AV एड्स हैं जो बेसिकली क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो येस, देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन पाकिस्तान जिनकी क्लासरूम्स अब इंटरैक्टिव हैं। बट जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं, आई डू अग्री प्री स्कूल्स डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे काफ़ी आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इस वक्त दी जा रही है। बट क्या एज वी गो हायर और हम सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाते हैं, हम O लेवल्स की तरफ जाते हैं, A लेवल्स की तरफ जाते हैं, मैट्रिक की तरफ जाते हैं, या फिर अमेरिकन हाई स्कूल सिस्टम की तरफ जाते हैं, क्या वो चीज़ पाकिस्तान में नज़र आती है आपको? पाकिस्तान में, और चूंकि हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो आज भी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वही चीज़ें सारी यूज़ हो रही हैं जो कि, और उसमें ये हकीकत है कि नो डाउट कि ऑडियो वीडियो जो एड्स होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि वो एक BA में है ओल्ड मैन एंड द सी, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वो आपको उतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन आप ओल्ड मैन एंड द सी अगर मूवी देख लें और उसको डायलॉग सारे वो जो किताब में हैं वो मूवी में बोलते हैं वो एक्टर्स, तो वो आपको जल्दी चीज़ें पिक होती हैं जब आप उसको किसी शक्ल में स्टोरी टेलिंग जो है ना, अब वो एक आर्ट है और वो टीचर को आनी चाहिए कि वो स्टोरी बच्चों को सुनाया करे, और स्टोरीज हमें याद रह जाती हैं, हमें किताबें पढ़ी हुई याद नहीं रहती। एक सर्वे हुआ था कि आपको स्कूल में या कॉलेज में अपना कौन सा दिन यादगार है, तो उसमें किसी बच्चे ने क्लासरूम नहीं लिखा था कि मुझे क्लास का वो लेसन याद है, उसने वो लिखा था कि फलां गेस्ट आए थे, या हमारा स्पोर्ट्स डे था, या एक्टिविटी थी। एक्टिविटी बच्चों को याद रहती है, आपकी क्लासेस याद नहीं रहती कि मैंने क्लास में ये पढ़ा था। क्लास में भी वो चीज़ याद रहेगी जो स्टोरी टेलिंग की सूरत में होगी, एक्टिविटी बेस पे होगी, बच्चों को इंगेज किया होगा। हम वन साइडेड जो टीचिंग करते हैं ना, वो बहुत बुरी चीज़ है बच्चों के लिए, कि हम सिर्फ वन साइडेड बच्चों को कहते हैं जी इसको कॉपी पेस्ट कर लो, व्हाइट बोर्ड पे टीचर ने सॉल्व करवा दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। हम हर जगह पे जो छापे लगाते हैं ना कि ज़बरदस्ती बच्चों को ये करें ये करें ये करें, उसमें बच्चे की क्रिएटिविटी डंप होती रहती है। वो बच्चा बिल्कुल अपनी चीज़ों को वो एक्सप्रेस नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ उसको आदत पड़ जाती ओबे करने की। हम वन साइडेड कम्युनिकेशन जब करते हैं ना, तो बहुत ख़तरनाक होती है हमारे बच्चों के लिए, और हमारा सिस्टम जो इसको इन्फोर्स कर रहा है कि वन साइडेड हो सारी चीज़ें, टीचर ही बताए, और उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कहीं नज़र नहीं आ रही। अब एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपनी क्लास लेती थी तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करके जाती थी जिससे मैं स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब कर सकूं। लाइक मैं क्लास में एंटर होती थी और इसी तरह फॉर इंस्टेंस 25 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स, मैं काउंटर्स देती थी। एंटर होते ही 1 2 3 4 5 सब स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाते थे। सबको पता जी मेरा 1 नंबर है, मेरा 2 है, मेरा 3 है। 1s को एक साइड पे कर लिया, 2s को एक साइड पे कर लिया। तो ये जो एंटर होते ही ये टेक्निक होती है, उसमें बच्चे सारा काम छोड़ देते हैं, अपने पेंसिल केसेस छोड़ देते हैं, अपने बैग्स को नहीं हाथ लगाते, अपनी बुक्स छोड़ देते हैं। अच्छा, समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन इन क्लास। उसके बाद आपने जी 1 ग्रुप को एक टास्क असाइन कर दिया। अब रीडिंग के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे इंग्लिश और उर्दू रीडिंग, हमारे जो चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो काफ़ी टीचर्स वो पूरा लेसन आपका 40 मिनट्स का उसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेटर वे आउट ये होता है कि पैराग्राफ्स को आप ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दें। 5 पैराग्राफ्स हैं, 5 ग्रुप्स बनाएं, एक एक पैराग्राफ एक एक ग्रुप को दें। वो जब एक सर्टेन पैराग्राफ एक ग्रुप के पास आएगा, वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, तो वो ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहीं से हो जाएगी और स्टूडेंट्स की अटेंशन भी इस तरह ग्रैब होगी। तो ये ऐसी कुछ लैकिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में हैं, जिसकी वजह से हम एजुकेशन को स्टूडेंट्स के लिए एक्साइटिंग नहीं बना रहे। जब वो एक्साइटिंग होगा तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑब्वियसली इन्हांस होगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहांगीर, लगता है कि स्पेशली ये टेक्निक्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिस तरह आपने कहा कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में है, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज, बजटिंग, वो टीचिंग स्टाफ? अच्छा, इसमें ना बजट की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत है। टीचर ऑलरेडी मौजूद है, बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं। इन दोनों की इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट और इनकी ट्रेनिंग, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग की, हाँ जी, ट्रेनिंग। अच्छा, हमारे यहाँ ये फोकस ही नहीं किया जाता।
अलमिया ये है कि हमारी कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एक इदारा बना हुआ है गवर्नमेंट का, और हमारा कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग ना हासिल कर चुका हो। लेकिन अलमिया यह है कि वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं सिर्फ अपना टीएडी बनाने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए, और वो समझते हैं ये हमारे 3-4 दिन की जो ट्रेनिंग है हमारी इंटरटेनमेंट है। उसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करने वाले असातिज़ा मेरा नहीं ख्याल के 10% भी होंगे। वो ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट बड़े अच्छे लेवल पर दे रही है, ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से इनको पीली के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव, इंग्लिश पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है हर प्राइमरी स्कूल टीचर को। लेकिन क्या हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसी तरह लीडरशिप ट्रेनिंग हर हेड को करवाई गई है, क्या वो लीडरशिप ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने स्कूल में? नहीं कर रहा। हमारे हर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसको अपने सब्जेक्ट की ट्रेनिंग करवाई गई है, हाउ टू टीच साइंस, हाउ टू टीच मैथ, हाउ टू टीच फिजिक्स। हमारा टीचर साइंस को प्रैक्टिकली पढ़ा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे नहीं पढ़ा रहा। साइंस की ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी थी, हमने सिटी 41 पे उसको हाईलाइट भी किया था ताकि लोगों को पता चले कि साइंस इस तरह भी पढ़ाई जा सकती है। उसमें था कि जो आपके कवानीन हैं, जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उनको बताएं। जिस तरह आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें बबल्स क्यों निकलते हैं ये बच्चों को बताएं। गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसको प्रैक्टिकली करके बताएं ये हवा भरने से फूल क्यों जाता है। तो हवा का भी कोई वॉल्यूम होता है, जो मुख्तलिफ चीज़ें आप बता सकते हैं फिजिक्स की जो हमारी डेली रूटीन में मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारा कोई टीचर कभी इस तरह से बच्चों को पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। ये सारा उसकी रीजन ये कि इवैल्यूएशन नहीं है। सीख तो लिया हमने, अब उनको इवैल्यूएट किसने करना, उनको ऑब्जर्व किसने करना। ऑब्जर्वर जो है उसको भी ऑब्वियसली इनफ सफिशिएंट ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ हमारी अब फॉर इंस्टेंस अब जैसे आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल रिसोर्स की टीम में, तो अब उसमें ये कि मैं क्लासेस में जाती हूँ, लेसन्स ऑब्जर्व करती हूँ, फिर टीचर्स बाद में आती हैं, उनसे डिस्कशन की जाती है कि अच्छा ये फ्लॉज थे, अगर आप ये कर लेते तो ये बेटर हो जाता लेसन। तो देयर इज एक्चुअली नो एवेल्यूएटर। कोई एवेल्यूएटर होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा, तो टीचर्स को पता होगा कि अच्छा हमारी इवैल्यूएशन हो सकती है। तो वी हैव टू डू व्हाट वी हैव लर्न। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स रोबोटिक्स एंड एआई हम सब जानते हैं कि दैट्स प्रॉब्ली गोना बी द फ्यूचर। लेकिन एजुकेशन में एंड लर्निंग में ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? देखें, वैसे तो आपको बताऊं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अब स्टार्ट हो रही है स्कूल में। पहले हम ये ABL टर्म सुनते थे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट्स में बेसिकली यही है कि ट्रेनर्स जो हैं वो ट्रेन करेंगे स्टाफ को रोबोटिक्स के से रिलेटेड। बेसिकली अभी तो मुझे लगता है अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको, लेकिन फॉर श्योर रोबोट्स आर गोइंग टू हेल्प अस इन एजुकेशन। देखें होपफुली हमारा जो फ्यूचर होगा वो तो रोबोटिक्स की बेस पे होना। काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जो वेटर्स हैं वो भी रोबोट्स ही हैं अब, आई केम टू नो। एजुकेशन में भी ऑब्वियसली होगा, रोबोट्स कहीं ना कहीं टीचर की जगह तो लेंगे, और वो हम ही होंगे जो बना रहे होंगे उन रोबोट्स को। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मे बी ये ऑलरेडी भी हो रहा है, बट ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज एआई अगर आप इंटरैक्ट करें तो डिफरेंट वेबसाइट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च करके देती हैं। जहांगीर, आपके ख्याल में क्या फ्यूचर कनेक्ट करता है एआई के साथ, रोबोटिक्स के साथ? अच्छा, जितना मर्जी हम टेक्नोलॉजी में चले जाएं ना, बगैर इंसान की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। देखिए, कल ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, वो टोटली ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जो वर्चुअल है टोटली। उसका एग्जाम भी आपने कंप्यूटर पे बैठ के देना है। उस आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी उसमें कहा जाता था कि जनाब ये स्टूडेंट तो प्राइवेट स्टूडेंट ही है, इसने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी सम सॉर्ट लाइक कि वो आप ऑनलाइन ही करते हैं, आपका टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चे की ग्रूमिंग में फ्लॉ रह जाते हैं, बच्चा ग्रूम नहीं हो पाता। हम जब तक टेक्नोलॉजी से टच रहेंगे ना और स्टूडेंट टीचर का गैप होगा तो बच्चे की लर्निंग नहीं होगी। इसीलिए जो एम्प्लॉयर है वो प्राइवेट जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा वो पुश बैक करता है कि यार इसको अवॉइड करें, और जिसने यूनिवर्सिटी अटेंड की है उसको प्रेफर करें, क्योंकि ह्यूमनिज्म, सोशलिज्म, और जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा ना तब तक आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से नहीं लेके चलोगे। जो बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ अटैच रहते हैं, जैसे हमने कोविड में देखा, तो बच्चों में एग्रेशन आ गया, बच्चे सोशल कम हो गए, बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, बच्चों में बहुत सारे इश्यूज आ गए। वो किस तरह दूर होंगे जब फिजिकल क्लासेस वापस आएँ? तो टेक्नोलॉजी का हमने एक्सपीरियंस 2 साल बड़ा करके देख लिया। टेक्नोलॉजी से असिस्टेंस लेने बुराई नहीं है, लेकिन टोटली टेक्नोलॉजी के अंडर अपने बच्चे को दे देना, वो मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगा। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ ब्रेक लेते हैं, कहीं मैं चाहिए कि हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जो थी आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन के हवाले से था एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आज भी हमें प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं एंड व्हाई इज़ इन द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स टाइम कि फाइनली हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाए। एंड यहाँ पर ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी मुल्क के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं कर पाए, हम दुनिया के साथ compete नहीं कर पाए और जहाँ पर एक तरफ हम डिफरेंट और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक सबसे पहले हमारा फोकस हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और अपने लिटरेसी रेट को बेहतर करना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलें, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव मोहम्मद बिलाल ठोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गे का गोश्त आज फिर से महंगा हुआ है, एक दिन कम तो दूसरे दिन 15 रुपए फी किलो महंगा होते हुए 381 रुपए फी किलो हो गया। गुज़िश्ता रोज 366 का किलो बिक रहा था। अगर दर्जन अंडों की बात करें तो 282 रुपए दर्जन है, जबकि ये 3 रोज से एक जगह के ऊपर मुस्तहकम है, लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखें तो अंडों की कीमत कहीं 350 को फी दर्जन ओपन मार्केट में छूती दिखाई देती है। सब्जियों के अंदर आज उतार चढ़ाव है ज्यादा, जिसमें देखा जाए तो आलू कच्चा छिलका 4 रुपए किलो सस्ता हुआ है, 50 से 46 का हो गया है। आलू नया 8 रुपए सस्ता हुआ है, 40 से 32 का। प्याज 200 का है, टमाटर 95 के हैं, लीमू चाइना 60 रुपए किलो है। अदरक थाईलैंड 5 रुपए सस्ता हुआ है, 280 से 275 का हुआ है। लहसुन चाइना 10 रुपए महंगा हुआ है, 300 से 310 का हुआ है। लहसुन देसी सुर्ख 20 रुपए महंगा हुआ है, 360 से 380। खीरे 6 रुपए सस्ते हुए हैं, 50 से 40। मटर सब्ज 5 रुपए सस्ते हुए हैं, 85 से 80 रुपए के हुए हैं। धनिया 3 रुपए सस्ता हुआ है, 30 रुपए से 27 रुपए किलो हुआ है। मूंगरे 5 रुपए सस्ते हुए हैं, 85 से 80 रुपए किलो। फलों में बात करें, सेब काला कुल्लू 250 पे है, सेब सफेद 155 पे, केला 120 पे, जबकि फ्रूट और माल्टा 150 रुपए दर्जन है। अंगूर गोला 290 है, अंगूर टॉफी 390 है, अनार कंधारी 330 है, अनार बदाना 490 है। माल्टा शकरी 120, मौसमी फी दर्जन 120 रुपए दर्जन है। तो कीमतें फलों की आज फिर से दूसरे रोज भी हफ्ते के आगाज के साथ ही मुस्तहकम है, लेकिन सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए ताहाल अभी तक मुश्किल दिखाई देता है और बहुत महंगा है, जिसमें आवाम को खरीदने में दिक्कत है। जबकि सब्जियों की कीमतों के अंदर भी प्याज जो है ऊपर जाने के बाद कुछ मुस्तहकम हुआ है, जबकि उसके साथ ही दूसरी कमोडिटी टमाटर जो है वो सेंचुरी से अब नीचे आ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल है। ऑफकोर्स अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको रियलाइज होगा कि डेफिनेटली प्राइसेस में एक बहुत ज़्यादा आपको हाइक दिखाई देगा। तो डू ट्राई कि आप अगर कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई हो, और अगर कहीं पर रेट लिस्ट आपको नज़र नहीं आती है तो वहाँ से खरीदारी मत करें। एंड टू मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कोई आपको 5 या 10 रुपए भी ओवर चार्ज करे तो वहाँ पर भी खरीदारी मत करें। एंड हमें लगता है कि शायद मैटर नहीं करता, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ 5 या 10 रुपए अगर आप प्राइसेस को बढ़ा देते हैं तो उनके लिए खरीदारी करना, ग्रॉसरी शॉपिंग करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो अगर अपना नहीं सोचते हैं तो उनका सोचें, और जहां पर आपको लगता है रेटलेस नहीं है, कोई अगर ओवरचार्ज करे तो फौरी तौर पे रिपोर्ट करें और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड इश्यूज़ जो मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स आई थिंक बहुत फ़ख्र महसूस होता है, एंड वी ऑलवेज वांट टू इनकरेज मोर वुमेन टू कम टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और वो हमें रिप्रेजेंट करें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट इंटरनेशनली भी। तो आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। समीना हमारे साथ हैं, वुमेन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं एंड रिसेंटली लाहौर कलंदर्स के लिए भी ज्वाइन कर रही होंगी। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आई नो कि आप बहुत टैलेंटेड और वो सो हैप्पी टू हैव यू हियर, और आई थिंक ये उन सब लड़कियों के लिए आपने एक एग्जांपल सेट की है जो ये सोचती हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, या बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो कि हमारे मुल्क में हर लड़की को इम्पैक्ट करते हैं। तो आई थिंक व्हेनेवर यू सी समबडी गोइंग समवेयर, और जब आप देखते हो कि अच्छा नहीं, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन हैपन, तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। आपकी जर्नी किस तरह की रही है और क्या कहेंगे उन सब लड़कियों से जिनको सोशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊंगी कि इंसान को डिटर्मिन होना चाहिए। ठीक है, जब आप खुद डिटर्मिन होते हो
अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ आपको सेल्फ बिलीव होता है तो रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए बनते जाते हैं, ठीक है। और शुरू में जब भी मैंने भी स्टार्ट की थी क्रिकेट, तो शुरू में मुझे भी बहुत हर्डल्स पेश आई थी, क्योंकि बाबा मना कर रहे थे, आउट ऑफ सिटी जाना था, घर वालों को उस तरह से ट्रस्ट नहीं था, छोटे भी थे, तो अकेले जाने के लिए भी वो एग्री नहीं थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें जो होती हैं, अब खुद अगर सेल्फ बिलीव होता है आपको, आप डिटर्मिन होते हो, आपको लगता है आप में टैलेंट है, तो आहिस्ते आहिस्ते खुद ही रास्ते आपके लिए बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको लगा कि अच्छा somebody told you, या आपके घर वालों ने कहा कि ये सेफ नहीं है, या हो सकता है कि आपको ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आपकी सेफ्टी ही चाहते हैं हमेशा, ऑब्वियसली। क्या कहा उनसे, किस तरह से कन्विंस क्योंकि सबसे पहले जब कॉलेज में थी तो हमारे अंडर 19 के ट्रायल्स हुए थे, तो हमारी अंडर 19 के ट्रायल्स हुए तो डोमेस्टिक लेवल पे पहले हमने खेलना था, डोमेस्टिक लेवल पे हमारा टूर्नामेंट होना था। वो टूर्नामेंट मैंने खेला, अच्छा उसमें परफॉर्म किया, गिलगित के खिलाफ मैंने 5 विकेट्स ली थी, तो हमारा अंडर 19 का होना था, रीजनल होनी थी, हमने जाना था कराची, तो बाई ट्रेन जाना था, तो बाबा ने मुझे फर्स्ट टाइम मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको कराची इतना दूर है, मैं आपको अलाउ नहीं करता, आप नहीं जा सकते। तो उस टूर्नामेंट में तो मुझे अलाउ नहीं किया उन्होंने, मैं रो रो के मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा मैंने परफॉर्म किया है और आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे। बाबा ने कहा, एक तो थी भी मैं घर में सबसे छोटी थी, तो बहुत अटैचमेंट भी थी पेरेंट्स की, एकदम से वो इस तरह से अलाउ भी नहीं कर सकते थे। फिर जब नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ, बाबा मेरे साथ गए, उन्होंने देखा कि पीसीबी की तरफ से है, पीसीबी अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है बच्चियों को, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, हर चीज़ उन्होंने जब खुद देखी उन्होंने, फिर उनका थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे तो इनकरेज करना चाहिए इसको। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा फैसलाबाद में सीनियर चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके लिए फिर वो हमारा इंटर रीजन टूर्नामेंट था, उसके लिए फिर बाबा ने मुझे अलाउ कर लिया कि ठीक है आप जाओ, आप खेलो। और भाई मेरा वो नाराज़ हुआ कि उसको आपने अलाउ कर दिया, मैं खेलना चाह रहा हूँ, आपने मुझे अलाउ नहीं किया। बाबा ने कहा लड़कों में बहुत कंपटीशन होता है, लड़कियों को चलो चांस मिल जाता है, तो आप स्टडीज़ पे फोकस करो। तो भाई को बाबा ने अलाउ नहीं किया और मुझे उन्होंने कर दिया कि ठीक है आप जाओ। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सप्लोयर था, मैं गई, मैंने खेला, और हम इधर फैसलाबाद ही आए थे, सेरीना होटल में हमारा स्टे था, तो बड़ा अच्छा रहा वो टूर्नामेंट। फिर उसके बाद ज़ाहिर ऑब्वियसली डेलीज़ मिली, घर वालों को भी पता लगा भाई इनकम भी है, तो फिर उसके बाद से फिर मैंने इसको जो है एज अ प्रोफेशन इसको फिर मैंने अडॉप्ट किया क्रिकेट को। अभी के लिए आपके क्रिकेट करियर में आपके लिए हाईलाइट क्या रही है? मैंने जो है वो डोमेस्टिक खेला, अंडर 19 सीनियर चैंपियनशिप खेली, रीजन खेला, इसके अलावा डिपार्टमेंट ZTBL की तरफ से मैंने खेला 3-4 साल, पाकिस्तान के 2 दफ़ा कैंप भी ले चुकी हूँ। एंड ट्रेनिंग आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कितनी ट्रेनिंग आवर्स आपको देने पड़ते हैं पर वीक? डाइट क्या होती है? ट्रेनिंग तो बेसिकली मैं अभी साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम तो जॉब पे होती हूँ, सेकंड टाइम इवनिंग में जाके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पहले ये था कि पीसीबी ने जोनल एकेडमीज़ जो थी वो क्या कहते हैं स्टार्ट की थी, कि वहाँ पे जोनल एकेडमीज़ में जो था वो पीसीबी की तरफ से हायर्ड कोचेस थे, जो मतलब रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग होती थी, 2 घंटे या 3 घंटे हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन होता था। तो फिर क्योंकि पिंडी में जो है हमारा बेसिकली एक उसको क्या कहते हैं स्टेडियम था, जहाँ पर डिफरेंट आपको पता है पीसीबी के भी मैचेस होते हैं, तो उस तरह से हमारी जो जोनल एकेडमी थी वो एक्टिव नहीं थी। तो मतलब 3 साल बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस होती रही, बीच में नहीं। तो फिर ये हुआ कि मैंने फिर खुद ही अपने तौर पर लोकल लेवल पे मतलब क्लब ज्वाइन किया, फिर क्लब की तरफ से मतलब मैं खेलती रही हूँ अपनी प्रैक्टिस वगैरह। क्लब में भी आपको पता है इतने लड़के होते हैं, उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक क्लब में लड़के भी बॉलिंग कर रहे होते हैं, लड़की भी कर रही होती है, तो बहुत देर बाद नंबर आता है आपका। तो मतलब ये कि रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे जाके मतलब अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, फिटनेस वगैरह जो है वो भी करती हूँ, साथ जिम भी जाती हूँ, तो हो जाता है मैनेज। अच्छा, आपने कहा कि आप जॉब भी करती हो, तो आप डे टाइम में आप जॉब कर रहे होते हो मॉर्निंग में। सो हाउ डू यू मैनेज दैट विद स्पोर्ट्स? वो बस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैनेज हो जाता है ऑब्वियसली, जब आपकी एक रूटीन बन जाती है तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टूर्नामेंट, अभी आगे आप अभी मैं छुट्टी लेकर आई हुई हूँ, अभी भी मैं फैसलाबाद में टूर्नामेंट खेलने के लिए आई हूँ। आर दे सपोर्टिव ऑफ दैट? डू दे नो कि अच्छा यू नो ऑफ कोर्स कि आप साथ प्लेयर भी हो, आप खेलते भी हो, तो क्या आपको लगता है कि फैसिलिटेट किया जाता है उस चीज़ को? किया जाता है, मेरे तो कॉलेज वाले करते हैं, कोऑपरेट करते हैं वो, क्योंकि जब भी मेरा कोई टूर्नामेंट है तो मैं इसके अलावा आर्मी की तरफ से रग्बी भी खेलती हूँ। तो अभी 1 वीक पहले हमारे रग्बी का भी कैंप लगा हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने छुट्टी ली। तो मेरी अपनी जो वाइस प्रिंसिपल थी मुझे कहती हैं, एक तो मैंने नेशनल प्लेयर को हम लोगों ने हायर तो कर लिया, अब ये कि उसको जाने के लिए हमें अपने बच्चों को पीछे वो सफ़र करना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब आपको तो मुझे ऑब्वियसली करना पड़ेगा, फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा। तो अच्छे हैं वो कर लेती हैं, फैसिलिटेट वगैरह कर लेते हैं, या तो सम टाइम ये होता है कि मम्मी जगह कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दे के चली जाती हूँ। एंड जिस तरह मैं स्टार्ट में भी बताई थी कि आप लाहौर कलंदर्स के लिए प्रॉब्ली आप खेलोगे,
किस तरह के ट्रायल्स थे, कितना मुश्किल था या आसान था? ये लाहौर कलंदर का भी जो जर्नी था वो भी काफ़ी टफ था। हम लोग ट्रैवल करके गए और काफ़ी बच्चियां आई थी, उसमें भी तकरीबन 500-600 बच्चियां थी और उन्होंने भी डिफरेंट कैटेगरीज रखी हुई थी। पहले फर्स्ट कैटेगरी में सेलेक्ट होना था, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर एंड में फाइनल। उन्होंने डिफरेंट बैंड्स रखे हुए थे। जो फर्स्ट कैटेगरी को क्वालिफाई करता था तो उसको ब्लू बैंड, जो सेकंड को क्वालिफाई करता था फिर उसको ग्रीन बैंड दिया, जो थर्ड में गया उसको रेड बैंड दिया। इस तरह से उन्होंने ट्रायल्स रखे थे। तो 2 दिन उनके ट्रायल्स जो थे वो चलते रहे। फिर एंड में जाके फाइनल सिलेक्शन उन्होंने अनाउंस की सेकंड डे। तो काफ़ी अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस। और कोई ऐसा कंपेटिटर आपका या जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा आपको टफ कंपटीशन मिल सकता है जिससे? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पूरे पाकिस्तान में फिलहाल अभी मैं ही हूँ। अच्छा, सो मतलब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अभी तक कोई मतलब उस तरह से नहीं है, मतलब जिस तरह से मैं हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई है कि जो मुझे टफ कॉम्पीट कर सके। अच्छा, होस वन पर्सन जो आपको लगता है कि जिसको आप टफ टाइम देना चाहोगे? मुझे लगता है कि देखें, जब आप कंपटीशन अगर करना ही है ना तो अपनी ज़ात के साथ करें। डे बाय डे आप क्या इंप्रूव कर रहे हो, डे बाय डे आप में कितनी चेंजेस आ रही हैं। किसी दूसरे के साथ कम्पीट करना मुझे नहीं लगता कि उससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। फेयर है। हाँ, अगर आप में करना ही है तो अपनी ज़ात के साथ करो कि अगर आज मैं नेट में बॉल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने कितनी वाइड्स की हैं, नेक्स्ट डे मैं उसको कैसे कवर कर सकती हूँ या लाइन लेंथ पे मैं कैसे फोकस कर सकती हूँ। तो कंपटीशन अगर करना ही है तो अपने सेल्फ के साथ करो, अपनी ज़ात के साथ करो। अच्छा, आपकी अगर इफ़ यू गो बैक अ ईयर और आप अब अपने आप को देखते हो तो हाउ डू यू थिंक यू हैव ग्रोन, और क्या सीखा आपने? ऑब्वियसली जब डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो आपने एक टाइम लगाया हो तो वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी स्किल बेहतर होती जाती है। और ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आगे क्या नज़र आता है आपको इन योर फ्यूचर? फ्यूचर में ये है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जितना इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उतना फल देते ही हैं। और मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मैं मतलब उस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे अल्लाह ताला ने उतना रिजल्ट दिया है। और अगर आगे और मजीद मेहनत करूँगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूँगी। एंड इज दैट समथिंग? हाँ, जिसके ये लिए ऐसी सेल्फ बिलीव है कि आप जितनी मेहनत करते हो अल्लाह ताला आपकी वो मेहनत ज़ाया नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ या तो उसके नेबल बदल में मिल जाता है या तो आपको जो आपका एक टारगेट होता है या गोल होता है आप उसको अचीव कर लेते हो। एंड विदाउट अ डाउट मेहनत का फल आपको हमेशा मिलता है, वेदर दैट सूनर और लेटर, वो एक अलग बात है, बट डेफिनेटली फल आपको ज़रूर मिलता है। क्रिकेट फॉर वुमेन, क्या आपको लगता है कि उस तरह से सपोर्ट की जाती है आज पाकिस्तान में जिस तरह से मेंस क्रिकेट? अब तो हो रही है। अब तो क्योंकि पीसीबी ने जोनल अकेडमी बना ली है, अब ग्रास रूट लेवल पे भी काम होना शुरू हो गया है। डोमेस्टिक पे भी अब जैसे अंडर 19 का वर्ल्ड कप आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, अभी लड़कियों का होना है। तो अब वुमेन की तरफ भी हो रहा है, काम हो रहा है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा इशू हमेशा स्पोर्ट्स में विद इन पाकिस्तान ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को लेकर आना है, बिकॉज आई थिंक आपको स्पेशली, एंड इट इज़ गेटिंग बेटर, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। एंड आई थिंक स्पेशली जिस तरह से अब हमारे डिफरेंट नेशनल लीग्स आपको होते हुए नजर आती हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत चीज़ें चेंज हुई है, बहुत हमें प्लेयर्स अपने उभर कर सामने आते हुए नजर आए। सो मे बी दैट वाज़ लाइक, अभी पीसीबी ने हमारे पीएसएल का बोला कि मार्च में लड़कियों की होनी है, तो ये बहुत एक नई चीज़ है। इट्स अ बिग डील। बिग जी। तो ऑब्वियसली इसी चीज़ को देख के अब काफ़ी लड़कियां जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस की है, अब लड़कियां रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही हैं। जैसे इमर्जिंग अभी पीसीबी ने इमर्जिंग कैंप लड़कियों का लगाया, उसमें काफ़ी लड़कियां सामने आई। अंडर 19 का उन्होंने कैंप लगाया, उसमें काफ़ी लड़कियां सामने आई। इसके अलावा उन्होंने क्रिक फॉरेस्ट के नाम से एक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल में डिफरेंट जो कोचेज हैं वो जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रैक्टिसेस वगैरह करा रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे मतलब काम हो रहा है। जिस तरह से मतलब पहले क्रिकेट थी उससे बेहतर अब हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। एंड अभी भी आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ एंड अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसे ही है, जैसे अब लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लड़कियों को उस तरह से नहीं मिल रहे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पीसीबी को चाहिए कि काम करें लड़कियों के लिए। एंड आई डू थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि स्पेशली अगर हम देखते हैं स्कूल से या यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेजेस, क्या वहाँ पर उस तरह से हम अपने टैलेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए? क्योंकि स्कूल में डिफरेंट, आपको पता है, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस, कंपटीशन वगैरह तो होते हैं, हर स्कूल में होते हैं। तो मैं खुद भी जो थी मैं कोचिंग करती रही हूँ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो मेरी अपनी भी 4 टीम्स थी, जूनियर 2, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स। तो उसमें भी काफ़ी बच्चियाँ जो थी, टैलेंट जो था वो सामने नज़र आया। और अभी उसमें से भी एक बच्ची है हमारी
रिदा असलम जो मतलब अभी अंडर 19 के उसमें भी आई हैं, टीम में अनाउंस हुआ है उनका नाम। तो काफ़ी बच्चियां थी मतलब जो निकली हैं, सामने आई हैं इस तरह के, मतलब स्कूल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहे हैं। तो ये तो स्कूल खुद भी कराते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि आपने स्कूल लेवल पे इस तरह के टूर्नामेंट्स कराने हैं ताकि जो टैलेंट है वो सामने आए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली सोशल रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो कहाँ पर आपको लगता है कि डिफरेंट शायद स्टीरियोटाइप्स या रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है क्योंकि बेसिकली लोगों को चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मेरा टूर्नामेंट था तो मेरे बाबा ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो लोगों का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट तभी होता है जब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चलता है। जब सही चीज़ उन तक पहुँचाई जाती है या सही थॉट्स उनको बताई जाती हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तभी माइंड आपका चेंज होता है। अब जैसे मेरे बाबा ने मुझे फर्स्ट टाइम अलाउ नहीं किया कि आप नहीं जा सकती, उनको उस चीज़ का पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो आए, वो खुद आके, और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स खुद आएँ, खुद आके साथ देखें बच्चियाँ क्या खेल रही हैं, किस तरह से खेल रही हैं, कैसा माहौल है। क्योंकि जब तक वो खुद आएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, तो वो कैसे बच्चे को अलाउ करेंगे। तो फिर उनकी मेंटालिटी ऑब्वियसली उसी तरह की होगी। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद आएँ, वो देखें साथ, और फिर डेफिनेटली वो फिर अलाउ भी करेंगे बच्चों को। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और एक तरह से ऑफ कोर्स हाईलाइट आई थिंक उतना नहीं होता जितना कंपैरेटिवली होना चाहिए, बट दैट इज चेंजिंग। और डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब तो बेसिकली जब भी मैचेस होते हैं, इवन कि गर्ल्स के मैचेस होते हैं, तो लाइव मैचेस भी आ रहे होती हैं। तो अब हमारा टूर्नामेंट हुआ था इधर बलूचिस्तान में हुआ था, सीएम बलूचिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो हमारे मैचेस लाइव आए थे। तो घर वाले टीवी के आगे बैठ गए, उन्होंने देखा, एंजॉय किया। पहले तो फैमिली वाले भी में रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे कि भाई तुमने अपनी बच्ची को अलाउ कर दिया, भाई अच्छा नहीं लगता, लड़कियां खेलेंगी, अब लड़कियां ग्राउंड में भागेंगी, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती। और जब मैचेस हमारे लाइव आए तो मेरे अपने ख़ानदान वाले सारे बैठे हुए, वो देख रहे और प्राउड फील कर रहे कि भाई लाइव आ रहा है, टीवी पे आ रही हैं। अच्छा, तो ये होता है, ऑब्वियसली होता है। जब अवेयरनेस आती है लोगों को तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड चेंज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयर भी हों और पॉजिटिव माइंडसेट्स की तरफ जाएं, जहाँ पर हम अपनी लड़कियों को, ख़वातीन को उसी तरह से माशरे में वो स्पेस दे सकें जिस तरह से कि वो डिज़र्व करती हैं। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जाए थे, आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन के हवाले से था, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आज भी हमें प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं, एंड व्हाई इज़न्ट द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि फाइनली हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाए। एंड यहाँ पर ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी मुल्क के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं कर पाए, हम दुनिया के साथ compete नहीं कर पाए, और जहाँ पर एक तरफ हम डिफरेंट और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक सबसे पहले हमारा फोकस हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और अपने लिटरेसी रेट को बेहतर करना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलें, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव मोहम्मद बिलाल ठोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गे का गोश्त आज फिर से महंगा हुआ है, एक दिन कम तो दूसरे दिन 15 रुपये फी किलो महंगा होते हुए 381 रुपये फी किलो हो गया। गुज़िश्ता रोज 366 का किलो बिक रहा था। अगर दर्जन अंडों की बात करें तो 282 रुपये दर्जन है, जबकि ये 3 रोज से एक जगह के ऊपर मुस्तहकम है। लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखें तो अंडों की कीमत कहीं 350 को फी दर्जन ओपन मार्केट में छूती दिखाई देती है। सब्जियों के अंदर आज उतार चढ़ाव है ज़्यादा, जिसमें देखा जाए तो आलू का छिलका 4 रुपये किलो सस्ता हुआ है, 50 से 46 का हो गया है। आलू नया 8 रुपये सस्ता हुआ है, 40 से 32 का। प्याज 200 का है, टमाटर 95 के हैं, लीमू चाइना 60 रुपये किलो है। अदरक थाईलैंड 5 रुपये सस्ता हुआ है, 280 से 275 का हुआ है। लहसुन चाइना 10 रुपये महंगा हुआ है, 300 से 310 का हुआ है। लहसुन देसी सुर्ख 20 रुपये महंगा हुआ है, 360 से 380। खीरे 6 रुपये सस्ते हुए हैं, 50 से 40। मटर सब्ज 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 85 से 80 रुपये के हुए हैं। धनिया 3 रुपये सस्ता हुआ है, 30 रुपये से
27 रुपये किलो हुआ है। मूंगरे 5 रुपये सस्ते हैं, 85 से 80 रुपये किलो। फलों में बात करें, सेब काला कुल्लू 250 पे है, सेब सफ़ेद 155 पे, केला 120 पे, जबकि फ्रूट और माल्टा 150 रुपये दर्जन है। अंगूर गोला 290 है, अंगूर टॉफ़ी 390 है, अनार कंधारी 330 है, अनार बदाना 490 है, माल्टा शकरी 120, मौसमी फी दर्जन 120 रुपये दर्जन है। तो कीमतें फलों की आज फिर से दूसरे रोज़ भी हफ्ते के आगाज़ के साथ ही मुस्तहकम है, लेकिन सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए ताहाल अभी तक मुश्किल दिखाई देता है और बहुत महंगा है, जिसमें आवाम को खरीदने में दिक्कत है। जबकि सब्जियों की कीमतों के अंदर भी प्याज जो है ऊपर जाने के बाद कुछ मुस्तहकम हुआ है, जबकि उसके साथ ही दूसरी कमोडिटी टमाटर जो है वो सेंचुरी से अब नीचे आ चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स की क्या सूरत हाल है। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि डेफिनेटली प्राइसेस में एक बहुत ज़्यादा आपको हाइक दिखाई देगा। तो डू ट्राई कि आप अगर कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई हो, और अगर कहीं पर रेट लिस्ट आपको नज़र नहीं आती है तो वहाँ से ख़रीदारी मत करें। एंड टू मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कोई आपको 5 या 10 रुपये भी ओवर चार्ज करे तो वहाँ पर भी खरीदारी मत करें। एंड हमें लगता है कि शायद मैटर नहीं करता, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ 5 या 10 रुपये अगर आप प्राइसेस को बढ़ा देते हैं तो उनके लिए ख़रीदारी करना, ग्रॉसरी शॉपिंग करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो अगर अपना नहीं सोचते हैं तो उनका सोचें, और जहाँ पर आपको लगता है रेटलेस नहीं है, कोई अगर ओवरचार्ज करे तो फौरी तौर पे रिपोर्ट करें और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड इशूज़ जो मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स आई थिंक बहुत फ़ख्र महसूस होता है। एंड वी ऑलवेज वांट टू इनकरेज मोर वुमेन टू कम टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और वो हमें रिप्रेजेंट करें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बट इंटरनेशनली भी। तो आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। समीना हमारे साथ हैं, वुमेन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं एंड रिसेंटली लाहौर कलंदर्स के लिए भी ज्वाइन कर रही होंगी। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आई नो कि आप बहुत टैलेंटेड और वो सो हैप्पी टू हैव यू हियर, और आई थिंक ये उन सब लड़कियों के लिए आपने एक एग्जांपल सेट की है जो ये सोचती हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, या बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो कि हमारे मुल्क में हर लड़की को इम्पैक्ट करते हैं। तो आई थिंक व्हेनेवर यू सी समबडी गोइंग समवेयर, और जब आप देखते हो कि अच्छा नहीं, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन हैपन, तो आई थिंक वो सब के लिए बहुत इंकरेजिंग होता है। आपकी जर्नी किस तरह की रही है और क्या कहेंगे उन सब लड़कियों से जिनको सोशल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊंगी कि इंसान को डिटर्मिन होना चाहिए। ठीक है, जब आप खुद डिटर्मिन होते हो अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ, आपको सेल्फ बिलीव होता है, तो रास्ते ऑटोमेटिकली आपके लिए बनते जाते हैं। ठीक है, और शुरू में जब भी मैंने भी स्टार्ट की थी क्रिकेट, तो शुरू में मुझे भी बहुत हर्डल्स पेश आई थी, क्योंकि बाबा मना कर रहे थे, आउट ऑफ सिटी जाना था, घर वालों को उस तरह से ट्रस्ट नहीं था, छोटे भी थे, तो अकेले जाने के लिए भी वो एग्री नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो होती हैं, आप खुद अगर सेल्फ बिलीव होता है आपको, आप डिटर्मिन होते हो, आपको लगता है आप में टैलेंट है, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही रास्ते आपके लिए बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको लगा कि अच्छा यू नो समबडी टोल्ड यू, या आपके घर वालों ने कहा कि ये सेफ नहीं है, या हो सकता है कि आपको ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आपकी सेफ्टी ही चाहते हैं हमेशा, ऑब्वियसली, क्या कहा उनसे, किस तरह से कन्विंस क्योंकि सबसे पहले जब कॉलेज में थी तो हमारे अंडर 19 के ट्रायल्स हुए थे, तो हमारी अंडर 19 के ट्रायल्स हुए तो डोमेस्टिक लेवल पे पहले हमने खेलना था, डोमेस्टिक लेवल पे हमारा टूर्नामेंट होना था। वो टूर्नामेंट मैंने खेला, अच्छा उसमें परफॉर्म किया, गिलगित के खिलाफ मैंने 5 विकेट्स ली थी। तो हमारा अंडर 19 का होना था, रीजनल होनी थी, हमने जाना था कराची, तो बाय ट्रेन जाना था। तो बाबा ने मुझे फर्स्ट टाइम मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको, कराची इतना दूर है, मैं आपको अलाउ नहीं करता, आप नहीं जा सकते। तो उस टूर्नामेंट में तो मुझे अलाउ नहीं किया उन्होंने। मैं रो रो के मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा मैंने परफॉर्म किया है और आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे। बाबा ने कहा, एक तो थी भी मैं घर में सबसे छोटी थी, तो बहुत अटैचमेंट भी थी पेरेंट्स की, एकदम से वो इस तरह से अलाउ भी नहीं कर सकते थे। फिर जब नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ, बाबा मेरे साथ ये, उन्होंने देखा कि पीसीबी की तरफ से है, पीसीबी अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है बच्चियों को, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, हर चीज़ उन्होंने जब खुद देखी उन्होंने, फिर उनका थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे तो इनकरेज करना चाहिए इसको। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा फैसलाबाद में सीनियर चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसके लिए फिर वो हमारा इंटर रीजन टूर्नामेंट था, उसके लिए फिर बाबा ने मुझे अलाउ कर लिया कि ठीक है आप जाओ, आप खेलो। और भाई मेरा वो नाराज़ हुआ कि उसको आपने अलाउ कर दिया, मैं खेलना चाह रहा हूँ, आपने मुझे अलाउ नहीं किया। बाबा ने कहा लड़कों में बहुत कंपटीशन होता है, लड़कियों को चलो चांस मिल जाता है, तो आप स्टडीज़ पे फोकस करो। तो भाई को बाबा ने अलाउ नहीं किया और मुझे उन्होंने कर दिया कि ठीक है आप जाओ। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सप्लोयर था, मैं गई, मैंने खेला,
और हम इधर फैसलाबाद ही आए थे, सेरेना होटल में हमारा स्टे था। तो बड़ा अच्छा रहा वो टूर्नामेंट। फिर उसके बाद ज़ाहिर ऑब्वियसली डेलीज मिली, घर वालों को भी पता लगा भाई इनकम भी है, तो फिर उसके बाद से फिर मैंने इसको जो है एज अ प्रोफेशन इसको फिर मैंने अडॉप्ट किया क्रिकेट को। अभी के लिए आपके क्रिकेट करियर में आपके लिए हाईलाइट क्या रही है? मैंने जो है वो डोमेस्टिक खेला, अंडर 19 सीनियर चैम्पियनशिप खेली, रीजन खेला, इसके अलावा डिपार्टमेंट ZTBL की तरफ से मैंने खेला 3-4 साल, पाकिस्तान के 2 दफ़ा कैंप भी ले चुकी हूँ। एंड ट्रेनिंग आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कितनी ट्रेनिंग आवर्स आपको देने पड़ते हैं पर वीक? डाइट क्या होती है? ट्रेनिंग तो बेसिकली मैं अभी साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम तो जॉब पे होती हूँ, सेकंड टाइम इवनिंग में जाके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पहले ये था कि PCB ने जोनल एकेडमीज़ जो थी वो क्या कहते हैं स्टार्ट की थी, कि वहाँ पे जोनल एकेडमीज़ में जो था वो PCB की तरफ से हायर्ड कोचेस थे, जो मतलब रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग होती थी। 2 घंटे या 3 घंटे हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन होता था। तो फिर क्योंकि पिंडी में जो है हमारा बेसिकली एक उसको क्या कहते हैं स्टेडियम था, जहाँ पर डिफरेंट आपको पता है PCB के भी मैचेस होते हैं, तो उस तरह से हमारी जो जोनल एकेडमी थी वो एक्टिव नहीं थी। तो मतलब 3 साल बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस होती रही, बीच में नहीं। तो फिर ये हुआ कि मैंने फिर खुद ही अपने तौर पर लोकल लेवल पे मतलब क्लब ज्वाइन किया, फिर क्लब की तरफ से मतलब मैं खेलती रही हूँ अपनी प्रैक्टिस वगैरह। क्लब में भी आपको पता है इतने लड़के होते हैं, उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक क्लब में लड़के भी बॉलिंग कर रहे होते हैं, लड़की भी कर रही होती है, तो बहुत देर बाद नंबर आता है आपका। तो मतलब ये कि रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे जाके मतलब अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, फिटनेस वगैरह जो है वो भी करती हूँ, साथ जिम भी जाती हूँ, तो हो जाता है मैनेज। अच्छा, आपने कहा कि आप जॉब भी करती हो, तो आप डे टाइम में आप जॉब कर रहे होते हो मॉर्निंग में। सो हाउ डू यू मैनेज दैट विद स्पोर्ट्स? वो बस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैनेज हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपकी एक रूटीन बन जाती है तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टूर्नामेंट, अभी आगे आप अभी मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, अभी भी मैं फैसलाबाद में टूर्नामेंट खेलने के लिए आई हूँ। आर दे सपोर्टिव ऑफ दैट? डू दे नो कि अच्छा यू नो ऑफ कोर्स कि आप साथ प्लेयर भी हो, आप खेलते भी हो, तो क्या आपको लगता है कि फैसिलिटेट किया जाता है उस चीज़ को? किया जाता है, मेरे तो कॉलेज वाले करते हैं, कोऑपरेट करते हैं वो। क्योंकि जब भी मेरा कोई टूर्नामेंट हो तो मैं इसके अलावा आर्मी की तरफ से रग्बी भी खेलती हूँ। तो अभी 1 वीक पहले हमारे रग्बी का भी कैंप लगा हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने छुट्टी ली। तो मेरी अपनी जो वाइस प्रिंसिपल थी मुझे कहती है, एक तो मैंने नेशनल प्लेयर को हम लोगों ने हायर तो कर लिया, अब ये कि उसको जाने के लिए हमें अपने बच्चों को पीछे वो सफ़र करना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब आपको तो मुझे ऑब्वियसली करना पड़ेगा, फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा। तो अच्छे हैं वो कर लेती हैं, फैसिलिटेट वगैरह कर लेते हैं। या तो सम टाइम भी होता है कि अपनी जगह कोई ना कोई सब्सटीट्यूट दे के चली जाती हूँ। एंड जिस तरह मैं स्टार्ट में भी बता रही थी कि आप लाहौर कलंदर्स के लिए प्रॉब्ली आप खेलोगे, किस तरह के ट्रायल्स थे, कितना मुश्किल था या आसान था? ये लाहौर कलंदर का भी जो जर्नी था वो भी काफ़ी टफ था। हम लोग ट्रैवल करके गए और काफ़ी बच्चियाँ आई थी, उसमें भी तकरीबन 500-600 बच्चियाँ थी, और उन्होंने भी डिफरेंट कैटेगरीज रखी हुई थी। पहले फर्स्ट कैटेगरी में सेलेक्ट होना था, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर एंड में फाइनल। वो उन्होंने डिफरेंट बैंड्स रखे हुए थे। जो फर्स्ट कैटेगरी को क्वालिफाई करता था तो उसको ब्लू बैंड, जो सेकंड को क्वालिफाई करता था फिर उसको ग्रीन बैंड दिया, जो थर्ड में गया उसको रेड बैंड दिया। इस तरह से उन्होंने ट्रायल्स रखे थे। तो 2 दिन उनके ट्रायल्स जो थे वो चलते रहे, फिर एंड में जाके फाइनल सिलेक्शन उन्होंने अनाउंस की सेकेंड डे। तो काफ़ी अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस। और कोई ऐसा कंपेटिटर आपका या जो आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा आपको टफ कंपटीशन मिल सकता है जिससे? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पूरे पाकिस्तान में फिलहाल अभी मैं ही हूँ। अच्छा, सो मतलब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अभी तक कोई मतलब उस तरह से नहीं है, मतलब जिस तरह से मैं हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई है कि जो मुझे टफ कॉम्पीट कर सके। अच्छा, होस वन पर्सन जो आपको लगता है कि जिसको आप टफ टाइम देना चाहोगे? मुझे लगता है कि देखें, जब आप कंपटीशन अगर करना ही है ना तो अपनी ज़ात के साथ करें। डे बाय डे आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो, डे बाय डे आप में कितनी चेंजेस आ रही हैं। किसी दूसरे के साथ कम्पीट करना मुझे नहीं लगता कि उससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। फेयर है। हाँ, अगर आपने करना ही है तो अपनी ज़ात के साथ करो। कि अगर आज मैं नेट में बॉल कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने कितनी वाइड्स की हैं, नेक्स्ट डे मैं उसको कैसे कवर कर सकती हूँ, या लाइन लेंथ पे मैं कैसे फोकस कर सकती हूँ। तो कंपटीशन अगर करना ही है तो अपनी सेल्फ के साथ करो, अपनी ज़ात के साथ करो। अच्छा, आपकी अगर इफ़ यू गो बैक अ ईयर और आप अब अपने आप को देखते हो, तो हाउ डू यू थिंक यू हैव ग्रोन, और क्या सीखा आपने? ऑब्वियसली जब डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो आपने एक टाइम लगाया हो तो वो फिर वेस्ट हो जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी स्किल बेहतर होती जाती है। और ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आगे क्या नज़र आता है आपको इन योर फ्यूचर?
फ्यूचर में ये है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जितना इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उतना फल देते ही हैं। और मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मैं मतलब उस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे अल्लाह ताला ने उतना रिजल्ट दिया है। और अगर आगे और मज़ीद मेहनत करूँगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूँगी। एंड इज दैट समथिंग हाँ, जिसके ये लिए आप ऐसी प्लान कर रहे सेल्फ हो? बिलीव है कि आप जितनी मेहनत करते हो अल्लाह ताला आपकी वो मेहनत ज़ाया नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ या तो उसके नेबल बदल में मिल जाता है या तो आपको जो आपका एक टारगेट होता है या गोल होता है आप उसको अचीव कर लेते हो। एंड विदाउट अ डाउट मेहनत का फल आपको हमेशा मिलता है, Obviously वेदर मिलता दैट है। सूनर और लेटर, वो एक अलग बात है, बट डेफिनेटली फल आपको ज़रूर मिलता है। क्रिकेट फॉर वुमेन, क्या आपको लगता है कि उस तरह से सपोर्ट की जाती है आज पाकिस्तान में जिस तरह से मेंस क्रिकेट? अब तो हो रही है, अब तो क्योंकि पीसीबी ने जोनल अकेडमी बना ली है, अब ग्रास रूट लेवल पे भी काम होना शुरू हो गया है। डोमेस्टिक पे भी अब जैसे अंडर 19 का वर्ल्ड कप आईसीसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, अभी लड़कियों का होना है, तो अब वुमेन की तरफ भी हो रहा है, काम हो रहा है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा इशू हमेशा स्पोर्ट्स में विद इन पाकिस्तान ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को लेकर आना है, बिकॉज आई थिंक आपको स्पेशली, एंड इट इज़ गेटिंग बेटर, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, एंड आई थिंक स्पेशली जिस तरह से अब हमारे डिफरेंट नेशनल लीग्स आपको होते हुए नजर आती हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत चीज़ें चेंज हुई है, बहुत हमें प्लेयर्स अपने उभर कर सामने आते हुए नजर आए हैं। सो मे बी दैट वाज़ लाइक, जैसे अभी पीसीबी ने हमारे पीएसएल का बोला कि मार्च में लड़कियों की होनी है, तो ये बहुत एक नई चीज़ है, इट्स अ बिग डील। बिग जी। तो ऑब्वियसली इसी चीज़ को देख के अब काफ़ी लड़कियां जो हैं जिस तरह से उन्होंने अनाउंस की है, अब लड़कियां रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही हैं। जैसे इमर्जिंग अभी पीसीबी ने इमर्जिंग कैंप लड़कियों का लगाया, उसमें काफ़ी लड़कियां सामने आई। अंडर 19 का उन्होंने कैंप लगाया, उसमें काफ़ी लड़कियां सामने आई। इसके अलावा उन्होंने क्रिक फॉरेस्ट के नाम से एक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल में डिफरेंट जो कोचेज़ हैं वो जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रैक्टिसेस वगैरह करा रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे मतलब काम हो रहा है, जिस तरह से मतलब पहले क्रिकेट थी उससे बेहतर अब हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। एंड अभी भी आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ एंड अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसे ही है, जैसे अब लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लड़कियों को उस तरह से नहीं मिल रहे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पीसीबी को चाहिए कि काम करे लड़कियों के लिए। एंड आई डू थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि स्पेशली अगर हम देखते हैं स्कूल से या यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेजेस, क्या वहाँ पर उस तरह से हम अपने टैलेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए? क्योंकि स्कूल में डिफरेंट, आपको पता है, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस, कंपटीशन वगैरह तो होते हैं, हर स्कूल में होते हैं। तो मैं ख़ुद भी जो थी मैं कोचिंग करती रही हूँ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो मेरी अपनी भी 4 टीम्स थी, जूनियर 2, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स। तो उसमें भी काफ़ी बच्चियाँ जो थी, टैलेंट जो था वो सामने नज़र आया। और अभी उसमें से भी एक बच्ची है हमारी रिदा असलम, जो मतलब अभी अंडर 19 के उसमें भी आई हैं, टीम में अनाउंस हुआ उनका नाम। तो काफ़ी बच्चियाँ थी मतलब जो निकली हैं, सामने आई हैं इस तरह के, मतलब स्कूल लेवल पे जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहे हैं। तो ये तो स्कूल खुद भी कराते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि आपने स्कूल लेवल पे इस तरह के टूर्नामेंट्स कराने हैं ताकि जो टैलेंट है वो सामने आए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली सोशल रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो कहाँ पर आपको लगता है कि डिफरेंट शायद स्टीरियोटाइप्स या रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो माइंडसेट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली लोगों को चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मेरा टूर्नामेंट था तो मेरे बाबा ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो लोगों का माइंड जो होता है वो डाइवर्ट तभी होता है जब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चलता है, जब सही चीज़ उन तक पहुँचाई जाती है या सही थाट्स उनको बताई जाती हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तभी माइंड आपका चेंज होता है। अब जैसे मेरे बाबा ने मुझे फर्स्ट टाइम अलाउ नहीं किया कि आप नहीं जा सकती, उनको उस चीज़ का पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो आए, वो खुद आके, और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स खुद आएँ, खुद आके साथ देखें बच्चियाँ क्या खेल रही हैं, किस तरह से खेल रही हैं, कैसा माहौल है। क्योंकि जब तक वो खुद आएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, तो वो कैसे बच्चे को अलाउ करेंगे। तो फिर उनकी मेंटालिटी ऑब्वियसली उसी तरह की होगी। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद आएँ, वो देखें साथ, और फिर डेफिनेटली वो फिर अलाउ भी करेंगे बच्चों को। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और एक तरह से ऑफ कोर्स हाईलाइट आई थिंक उतना नहीं होता जितना कंपैरेटिवली होना चाहिए, बट दैट इज चेंजिंग। और डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब तो बेसिकली जब भी मैचेस होते हैं, इवन कि गर्ल्स के मैचेस होते हैं, तो लाइव मैचेस भी आ रहे होती हैं। तो अब हमारा टूर्नामेंट हुआ था इधर बलूचिस्तान में हुआ था, सीएम बलूचिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो हमारे मैचेस लाइव आए थे।
तो घर वाले टीवी के आगे बैठ गए, उन्होंने देखा, एंजॉय किया। पहले तो फैमिली वाले भी में रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे कि भाई तुमने अपनी बच्ची को अलाउ कर दिया, भाई अच्छा नहीं लगता, लड़कियां खेलेंगी, अब लड़कियां ग्राउंड में भागेंगी, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती। और जब मैचेस हमारे लाइव आए तो मेरे अपने ख़ानदान वाले सारे बैठे हुए वो देख रहे और प्राउड फील कर रहे कि भाई लाइव आ रहा है, टीवी पे आ रही है। अच्छा, तो ये होता है, ऑब्वियसली होता है, जब अवेयरनेस आती है लोगों को तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड चेंज होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अवेयर भी हों और पॉजिटिव माइंडसेट्स की तरफ जाएं, जहाँ पर हम अपनी लड़कियों को, ख़वातीन को उसी तरह से माशरे में वो स्पेस दे सकें जिस तरह से कि वो डिज़र्व करती हैं। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मुझे हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरीज 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, क्रिकेट की बात करें, स्पेशली वुमेंस क्रिकेट की बात करें। एंड आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जब हमें लगता है कि जब हम देखते हैं अपने ही अंदर से, अपने शहरों से, अपने सिटीज़ से आगे आते हुए लड़कियों को, तो आई थिंक उससे ज़्यादा शायद ही कोई रिलेटेबल या फ़ख्र की बात है, बिकॉज फिर आपको लगता है कि शायद आप भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द माइंडसेट वी नीड। एंड और ज़्यादा लड़कियों को स्पेस मिले स्पोर्ट्स के अंदर, नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर। एंड यही आज के शो में कोशिश करें, डिस्कस करें। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली रज़ा हमारे साथ हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। सिटी 41 आपको वेलकम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अली रज़ा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से, एंड स्पेशली वुमेंस क्रिकेट, एंड आई थिंक अगर हम इसकी एवोल्यूशन देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ओवर टाइम चीज़ें तब्दील हुई, अगर आज से हम 10 साल पहले चले जाते हैं, 5 साल पहले चले जाते हैं, तो बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे स्पोर्ट्स को लेकर, और ख़वातीन को स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स में देख किस तरह से ये तब्दील हुआ है, और आज क्या हम एक अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया फातिमा। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ख़वातीन के लिए बहुत कम जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। मैं एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ PCB के ऑफिशियल्स में भी मैं ऐड हूँ ग्रुप में, और वहाँ से मुझे अपडेट मिलती रहती है तमाम वो चीज़ों की। तो मुझे सवाए एक साल बाद जो डोमेस्टिक है और इमर्जिंग के जो 3-4 कैंप होते हैं, उनके अलावा मुझे PCB की पेशरफ्त नज़र नहीं आती जिसमें ये दिखाई दे कि ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल उन्होंने काम किया। अगर ख़वातीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया है उन्हें, तो कोई ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से सेंट्रल पंजाब और मुख्तलिफ साउथ पंजाब, सदर्न पंजाब के तमाम एरियाज़ के बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक साल मुकम्मल उनको पे किया जाता है, उनके साथ ये डील की जाती है कि आपके जितने भी डोमेस्टिक के मैचेस होंगे या क्लब लेवल के होंगे तो आपको उस चीज़ के पे किए जाएंगे। इस तरीके से ख़वातीन के लिए भी करना चाहिए ताकि वो भी माशरा का हिस्सा हैं और वो भी उसी तरीके से फ़ाइट करती हैं ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से मर्द हज़रात के मैचेस होते हैं, इंडिया का मैच हो या किसी से, उसी तरीके से वो करती हैं। लेकिन शायद PCB इस तरफ जो है वो रुझान नहीं दे रहा, लेकिन अब कुछ अरसे में देखने को मिला है कि PCB की जानब से ऐलानात किए गए। एक डोमेस्टिक रिसेंटली हुई है तकरीबन 5-7 दिन पहले, जिसमें पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक डोमेस्टिक के तौर पर क्रिकेट करवाई है, लेकिन उसको उस तरीके से मेरे ख्याल से हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। उन बच्चों को छोड़ दिया गया जिनका शायद हक बनता था, वो ज़्यादा हकदार थे और वो डिज़र्व करते थे कि इन बच्चों को उस चीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि PCB को इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। देखिए, आप प्राइवेट्स जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं या वो अगर करवाते हैं इवेंट, तो वो अगर कम टीमों को रखें ये तो समझ में आता है, लेकिन PCB के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। उन्होंने नया टैलेंट निकालना है, उन्होंने नए बच्चों को सामने लेके आना है, तो उसके लिए जो है वो PCB को चाहिए कि नई टीमों को जो है वो शामिल किया जाए। ये नहीं कि आपने 4 टीमें रखी हैं, 8 साल डोमेस्टिक में तो 4 ही रहेंगी, आप उसको 6 करें, आप 8 करें, ताकि नए बच्चे शामिल हों, उनको चांस मिले, जूनियर्स को टाइम मिले। वही जो इक्का दुक्का चेहरे सामने आते हैं हम पाकिस्तान कौमी टीम में देखते हैं, वही बच्चे जो है वो बाद में डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम नई चीज़ दें, आप नए बच्चे सामने लाएँ। जैसे मैंने को टिकटॉक पर भी इनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं और मुख्तलिफ
आईडीज भी है इनकी, वहाँ पे भी है, तो बहुत अच्छा स्टाइल है इनका बॉल करने का। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। अगर आपके कुछ नुमाइंदगान अगर बैठे हैं तो वो इस चीज़ पे भी काम करें कि इन बच्चों को तलाश करें जो हकदार हैं। आप अगर इस्लामाबाद में या किसी जगह में एक सेंटर बना देते हैं कि आप जी यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप भूल जाएं 3 साल या 4 साल के हमने इनकी तरफ देखना भी नहीं है दोबारा, तो फिर वहाँ पे बच्चा क्या करेगा? फिर वही है कि वो खेल खेल के उसी जगह पे प्रैक्टिस कर करके अपने आप को छोड़ के वो घर में बैठ जाएगी बच्ची, वही तनकीद घर से मिलेगी, कर लिया तुमने शौक पूरा अब हो गया। तो ये चीज़ें सुनने के बाद फिर लड़की को दिल को चली थे ठीक है जी जो घर वाले कहते हैं अब फिर मैं वही करूँ। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए हमारी एक अदारा है, पीसीबी की जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे बच्चों को तलाश करें जो दूर दराज बैठे भी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया दौर है, बड़ी आसानी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, और माशाल्लाह जितने टैलेंटेड हमारे बंदे हैं पीसीबी में बैठे हैं वो तो एक ऑडियो में और वो एक तो वीडियो में वो देख कर बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल सकता है, अगर हम इस पर मेहनत करें तो ये बच्चा आगे खेल सकता है। अच्छा अली रज़ा, क्या हम अपनी ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। पहले कुछ दौर पीछे चले जाएं, शायद पहले भी हमने एक प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि स्कूल लेवल पे कुछ खेलें जो है दिखाई देती थी, वो भी अब मर्दों में ख़वातीन में तो वो चीज़ नहीं है। उनको स्पोर्ट्स फेस्टिवल का नाम दे दिया गया है कि कलरफुल कपड़े पहने और एक मेला का समा होता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं होती, सिर्फ 4-5 गेमें करवाई जाती हैं, एथलीट्स की करवा दी या कुछ दौड़ लगवा दी टीचर्स की, तो एक फ़न का माहौल बनाया और जी बरी हो गए तमाम स्कूल। लेकिन ये चीज़ की जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि स्कूल लेवल पे भी जो है जिस तरीके से बॉयज़ का करवाया, हमारी जो डीपीएस टीम है ये सेंट्रल पंजाब से विन करके आई है इंटर स्कूल की, तो जिस तरीके से इन्होंने विन किया इस तरीके से स्कूल लेवल पे लड़कियों का भी होना चाहिए। अच्छा, माइंडसेट जो आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल्स में जब यूजुअली स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं तो फीमेल स्पोर्ट्स पर इतना ख्याल नहीं दिया जाता, आप अग्री करती हो इस बात से? एंड ये माइंडसेट तब्दील करना कितना ज़रूरी है कि लड़कियाँ खेलती अच्छी नहीं लगती, लड़कियाँ स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं लगती, या नहीं लड़कियां भागना नहीं है, या इससे तो आपके मसल्स बन जाएंगे तो मसल्स नहीं बनने चाहिए। तो ये आइडियोलॉजीज और ये माइंडसेट्स कितने नेगेटिव हैं लड़कियों के लिए? मैं तो बेसिकली जहाँ खेल रही हूँ, जिस लेवल पे खेल रही हूँ, मेरे साथ जो लड़कियाँ खेल रही हैं या मेरा जिनके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, वहाँ पर तो मुझे ये चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लड़कियाँ जिस लेवल पे मैं खेल रही हूँ वो रेगुलर बेसिस पे जिम भी कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रही हैं। कुछ एरियाज़ होंगे ऐसे या कुछ जगह होंगी ऐसी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद कैपिटल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर लोगों का माइंडसेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से बैकवर्ड एरियाज़ में हो सकता है। वहाँ पर तो लोग बेसिकली इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि लड़कियाँ जिम जा रही हैं, इसके अलावा बूट कैंप्स हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जा रही हैं, अटेंड कर रही हैं। इवन कि मेरे साथ खुद अपनी मेरी कोलीग्स हैं जो टीचर्स हैं, वो मुझे बताते हैं यार हमने बूट कैंप की क्लासेस स्टार्ट की हैं, हम जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं कैपिटल से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने फेस नहीं की। एंड आई डू थिंक कि ये एक अच्छी बात है। अली रज़ा, जब आप देखते हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ को अगर हम देखते हैं, टैलेंट पाकिस्तान में कहीं पर भी कम नहीं है, एंड स्पेशली अगर फैसलाबाद की भी अगर हम बात करें तो वी हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स जो कि सामने आए हैं ग्लोबली एंड नेशनली, फैसलाबाद से खेलते रहे हैं। लेकिन देन अगेन, क्या उसी तरह से हम लड़कियों को, अगर फैसलाबाद शहर से हम बात करते हैं, तो क्या हम उस तरह से उनको प्लेटफॉर्म्स दे पाएंगे, उस तरह से ये माइंडसेट्स को बदल पाएंगे? सबसे पहली बात कि फैसलाबाद में ना तो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ना कुछ स्कूल लेवल पे मुझे कोई टीम ही नहीं है फैसलाबाद की जो जहाँ पे बच्चियाँ जो है प्रैक्टिस कर सकें। ग्राउंड ही नहीं है जिस जगह पे वो जाकर अपनी जो है वो खेल पेश करें, अपनी रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। पहले तो मैं ये भी कहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया अगर सुन रही है तो उनको चाहिए कि ख़वातीन के लिए कोई प्रैक्टिस की जगह दे दी जाए। बेशक हफ्ते में 3 दिन दिए जाएँ उनको, लेकिन कोई मखसूस जगह दी जाए जहाँ पे वो सेफली अपनी गेम जो है वो रेगुलर कर सकें। और दूसरी रही बात ये कि हम जो है वो छोटे लेवल पे और वहाँ पे जगह पे देखने के लिए, देखिए अगर चीज़ को निकालना है तो हमने सादिया इकबाल फैसलाबाद से लड़की दी है, वो पाकिस्तान खेल रही है। उम्मे हानिया हमारी जो है वो खेल रही है। तो इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारे फैसलाबाद में टूर्नामेंट भी हो रहा है अकबार स्टेडियम में, सुपर वुमेन चैम्पियनशिप, जिसमें
जुल्फ़कार बाजवा साहब हैं, इमरान साहब हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से चला भी रहे हैं उस टूर्नामेंट को। मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को जो है वो देखना है, और हमने इनका ये है कि पीसीबी तक ये मैसेज पहुंचाना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आप इनकी तरफ तवज्जो दें। आप ये सिर्फ इस चीज़ पे ना रहें कि हमने जो मैं फिर वही बात करूंगा कि इक्का दुक्का जो आपने 4-5 टीमें बनाई हैं, सिर्फ उन पर ही काम करना है। आपने नए बच्चों को भी शामिल करना है, आपने स्काउट का हिस्सा बनाना है, चांस देना है उनको कि क्या वो क्या करते हैं। इसी तरीके से हमारी अगर कौमी टीम खिलाड़ियों की बात की जाए जो हमारी बॉयज़ की है, तो उसमें भी आप जब नए बच्चों को चांस दिया, जैसे मोहम्मद हारिस को दिया उन्होंने और हारिस ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया, आज वो स्काउट का हिस्सा बने हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर दूसरे बच्चों को भी शामिल किया जाएगा तो जाहिर बात है कि बहुत ही अच्छा एक मिलेगा प्लेयर्स को, और हौसला अफजाई भी होगी खासकर लड़कियों को। और फैसलाबाद में तो बदकिस्मती से कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। वही 3 से 4 ग्राउंड है जहाँ पे बॉयज़ के रेगुलर मैच होते हैं, क्लब लेवल के मैच जारी रहते हैं। तो उनको कोई ऊपर से ही कोई मदद आएगी जिससे वो अपनी गेम कर सकेंगी। मैं फैसलाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे जो है वो लड़कियाँ गेम करती हों, खासकर क्रिकेट की गेम होती है। एंड बिल्कुल आपने सही कहा अली रज़ा कि इट्स सो डीपली इनग्रेव्ड एट दिस पॉइंट कि ना सिर्फ ये एक माइंडसेट भी है बट ऑल्सो कि हमारे पास अब वो रिसोर्सेज और हम उस तरफ गए नहीं कि जहाँ पर हम। मैं थोड़ी सी एक चीज़ शामिल करना चाहूँ, जैसे सेंट्रल पंजाब का अभी इंटर स्कूल्स हुआ है और फाइनल इसका लाहौर में हुआ, जिसमें रमीज़ राजा भी थे, हमारे सीएम साहब भी थे और हमारे डीसी फैसलाबाद भी वहाँ पे गए। तो जिस तरीके से अगर ये करवाया जा सकता है सेंट्रल पंजाब का, तो एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो और पीसीबी साथ मिलकर सेंट्रल पंजाब का वुमेंस का भी करवा सकते हैं। वो भी एक इवेंट करवा, देखिए आपने क्रिकेट देनी है, आपने क्रिकेट को फ़रोग देना है, आप वुमेन्स पावर्स को आपने आगे लेके जाना है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप करवा सकते हैं। ये नहीं कि अब इस चीज़ पे फोकस बनाए कि इनकी टीम बॉयज़ की टीम है तो सिर्फ उस पर ही जो है वो काम किया जाए, उधर से हमें वो स्पॉन्सर भी बेहतर मिल जाते हैं, हमें वो चीज़ें हो जाती हैं। जब इनके मैचेस होते हैं वो स्पॉन्सर उस तरीके से नहीं मिलते। देखें आप स्पॉन्सर ना देखें, आप पाकिस्तान का हिस्सा देखें। हमारे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जिनको शामिल करना चाहिए हमें। और जिस तरीके से ये अभी इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद में क्रिकेट तो है लेकिन वहाँ पे इतने प्लेयर नहीं हैं। आपने तमाम के तमाम प्लेयर उठा के लाहौर में शिफ्ट कर दिए। हमने फैसलाबाद की बच्चियों को लाहौर में शिफ्ट किया हुआ है, हमने इस्लामाबाद की लड़कियों को है इस्लामाबाद की रहायशी इस्लामाबाद हमारी भी मोस्टली इस्लामाबाद से लड़कियां लाहौर में आई हुई हैं। जो डियाना वे गई हमारी इस्लामाबाद से थी, इस्लामाबाद से इधर आई, लाहौर आके फिर इसको आगे चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली तो पाकिस्तान इसने खेला। एंड यही होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकें और मेक श्योर कर सकें कि टैलेंट चाहे कहीं पर भी हो, ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे रिमोट से रिमोट एरियाज में क्यों ना हो, कि वी हैव द रिसोर्सेज कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सही प्लेटफॉर्म की तरफ ला सकते हैं। अनलेस दैट हैपेंस हम उस तरह से अपनी वुमेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फीमेल क्रिकेट को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम मेंस क्रिकेट को इस वक्त कर रहे हैं। इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वुमेन इन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं एंड किस तरह से आज के सिनेरियो में कहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर एक तरफ आपको फीमेल्स एक्सेल करती हुई नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है कंपेयर टू 5 और 10 ईयर्स अगो, बट बहुत सारे हर्डल्स आज भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज भी तब्दील होने की ज़रूरत है और उसी के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली अगर हम स्पॉन्सरशिप्स की या प्रमोशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ स्टॉक डिफरेंस फीमेल क्रिकेट में एंड मेंस क्रिकेट में। अगर इसके ऊपर आप कमेंट करो, डू यू थिंक कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स जो आप लोगों को मिलते हैं? इतनी डिटेल नहीं है, नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो कहते हैं लड़कियों को ज़ाया करने वाली बात है। तो ये चीज़ महसूस किया होती है, फील किया हम लोगों ने। अली अगर आप इस पे कुछ कहना इसमें सबसे अहम बात है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये कोई भी है, पीसीबी अगर मैच करवाता है तो इनके मैचेस जो हैं वो लाइव नहीं दिखाते किसी भी प्रोग्राम। बहुत कम है कि का दुक्का कोई ये फाइनल मैच है उसको दिखा दिया, नहीं तो इनके मैचेस ही नहीं दिखाए जाते। तो कौन स्पॉन्सर जो है वो इनको करेगा, इनकी तरफ कौन तवज्जो करेगा? आप एक ही गेम पर फोकस किए हुए हैं।
आपको पता है कि PSL अब करवाते हैं, उससे पहले जो है वो कमर्शियल चलने शुरू हो जाते हैं, स्पॉन्सर आने शुरू हो जाते हैं, प्लेयर्स को उठाया जाता है कि जी ये इस इस्लामाबाद यूनाइटेड का बन गया, ये लाहौर कलंदर का बन गया, तो पहले से ही एक हाइट क्रिएट की जाती है जिससे जो है वो तमाम लोग फोकस करते हैं कि यार PSL पे कुछ करना है। अच्छा, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं था। अगर हम इवन मेंस क्रिकेट में देखते हैं, कंपैरेटिवली बेहतर था, ये नहीं था कि नहीं था, लेकिन इवन अगर हम पहले चले जाते हैं तो आई थिंक फॉर अ वाइल मेंस क्रिकेट भी हमें काफ़ी प्रोमिनेंट ना होता हुआ नज़र आया पाकिस्तान के अंदर। एंड आई थिंक जिस तरह से हम बल्कि अली आई थिंक हमने कुछ वक्त पहले शो में बात की थी कि स्पोर्ट्स रिवाइवल इन पाकिस्तान एंड किस तरह से हमारे स्टेडियम्स दोबारा से हमें भरते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इन बिटवीन समवेयर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी एंड सिर्फ टीवी के ऊपर देखना बन गया था, एक माहौल बन गया था जहाँ पर और उससे आगे स्पोर्ट्स नॉन एग्जिस्टेंट हमारे मुल्क में हो गई थी। एंड इवन लड़कों की फैमिलीज कहा करती थी भाई कि स्पोर्ट्स में टाइम ज़ाया मत करो, इस डायरेक्शन में मत जाओ। तो वो तब्दीली हमने देखी है PSL के आने के बाद से, हमने देखी है कि हम ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। देखिए इसमें मैं PSL की जो क्रेडिट है वो नजम सेठी साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले स्टार्ट जो है PSL का उन्होंने करवाया। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको कर दूँ जो हमेशा हमारे फैसलाबाद के लोगों का दुख होता है, क्योंकि उस चीज़ में मैं बज़ाते खुद उस चीज़ में शामिल था कि जब पाकिस्तान में बिल्कुल पाबंदी थी, यहाँ पे कोई भी टीम आने के लिए तैयार नहीं थी, तो फैसलाबाद में एक कप हुआ था, पाकिस्तान कप, जो बॉयज़ का किया गया था। वहाँ पे क्राउड जो है वो फैसलाबाद का इंतहा का था, जिसकी फुटेज बनाई गई। फुटेज बनाने के बाद ICC को भेजी गई कि फैसलाबाद मतलब हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, इतना क्राउड होता है ग्राउंड के अंदर। तो फिर ICC ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि जो दूसरे ममालिक हैं या दूसरी जो कंट्रीज़ के हैं वो टीमें यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसमें हमारा अहम रोल है फैसलाबाद का भी। और लेकिन बदकिस्मती से फुटेज हमारी थी, लेकिन हमें फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिल रहे। अभी रिसेंटली बांग्लादेश की अंडर 90 की टीम की प्लानिंग एक मुकम्मल कर ली गई, PCB ने यहाँ पे अपनी टीमें भेज दी, तमाम ऐलानात कर दिए, लेकिन बाद में अचानक से पैगाम मिला कि जी हम शिफ्ट जो है वो मुल्तान कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी समझा जाए कि ये तीसरा बड़ा शहर है, तो इसको भी उस चीज़ में शामिल किया जाए। PCB को चाहिए, हमारे पास स्टेडियम बहुत अच्छा है और जहाँ पे टीम ने ठहरना है वो जगह बहुत अच्छी है, यानी कि 2.5 मिनट की ड्राइव है, आप इजीली वहाँ पे स्टेडियम में आ सकते हैं, जिस जगह पे अक्सर टीमें ठहराई जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़रा फोकस किया जाए। तो अगर क्रिकेट को आपने मज़ीद प्रमोट करना है तो इन चीज़ों पे रखें। और रही बात, मैं अभी फिर वुमेन साइड पे आता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में टीमें ना हो, इस तरीके से इंडिया, बांग्लादेश और दूसरी ममालिक की वुमेन्स की टीमें अगर तवज्जो ना दें, उनकी नज़र ना रखी जाए, तो यकीन करें फैसला जो हमारी PCB है वो पाकिस्तान में वुमेन्स की टीम ही ना बनाए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी तवज्जो क्यों नहीं है, आप सिर्फ उसी चीज़ पे क्यों फोकस कर रहे हैं। आपको पता है कि ये डोमेस्टिक कैरिज्म ट्रॉफी खत्म हुई बॉयज़ की, आपने दूसरी शुरू करवा दी, सदर्न पंजाब वो अभी तक चल रही है, आपने सिटी एसोसिएशन शुरू करवा दी, आपने क्लब लेवल के इवेंट शुरू करवा दिए, इनके लिए क्यों नहीं है। आप जब किसी अपने ओहदेदारान या आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो आपने बनाए हैं, अब पहले इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म किया, फिर रीजन को ख़त्म कर दिया जो ओहदेदारान थे, अब सेंट्रल पंजाब में चले गए। यानी कि अगर कोई भी मुकम्मल एडजस्ट होगा तो वो सेंट्रल पंजाब करेगा, जिसमें लाहौर आएगा, मुकम्मल पूरे सेंट्रल पंजाब के बच्चे आएंगे। तो नए बच्चों को चांस कैसे मिलेगा, वो किस तरीके से आएगा। पहले हम फैसलाबाद से, अब मोहम्मद हफीज़ का कर लें, मिसबाह हक का कर लें, ये फैसलाबाद रीजन खेलें। फैसलाबाद रीजन खेलने के बाद ये वहाँ पे गए, आसफ अली फैसलाबाद रीजन खेला, सईद अजमल फैसलाबाद रीजन खेला। जब रीजन यहाँ से चलते थे तब बच्चे यहाँ पे जाते थे, लेकिन अब इन्होंने उठा के मुकम्मल तौर पर एक सेंट्रल पंजाब बना दिया। सेंट्रल पंजाब से बच्चा जो सिलेक्ट होगा उसके बाद उसका चांस मिलेगा। रिसेंटली हमारा असद रजा फैसलाबाद का लड़का है, वो रीजन में टॉप बॉलर है, वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप बॉलर है, सेंट्रल पंजाब टॉप 5 में है। सिर्फ उसको इसलिए नहीं इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पूरे साल का कि उसके पास सिफारिश नहीं थी। मतलब आपने उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जिनका कुछ
म्यार ही नहीं है, टीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। यही सारे का सारा मसला वुमेन्स टीम में। आप उनकी सिलेक्शन देख लें, अब जो डोमेस्टिक में की गई है, अंडर 19 में की गई है, यहां तक भी इंकशाफ है कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसी बच्चियां भी शामिल की गई हैं जिनकी अंडर 19 एज ही नहीं है, उनकी एज भी ज्यादा है, लेकिन शामिल सिर्फ इसलिए किया गया है कि उनकी एक पीछे पूरी गेम है। अगर उसके वालिद किसी दौर में रीजन का कोई रहा है तो अब उसकी बेटी तो खेलेगी। तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा, हमने उन लोगों को चांस देना। आप बच्चों का वक्त जाया कर रहे हैं, फिर वो जब उनकी एक उम्र निकल जाती है, वो गेम की उम्र निकल जाती है, फिर उसकी वो गेम नहीं रहती बच्ची की, फिर वापस गेम में आना उसकी मजबूरी तो बन जाती है, उसका नाम बन जाता है कि वो बच्ची बड़ी अच्छी खेली, लेकिन उसकी एज बहुत इफेक्ट करती है। आप जब स्टार्ट में ग्रास लेवल पे आप स्कूल लेवल का इवेंट करवाएंगे, स्कूल से बच्ची निकलेगी, वो सीखेगी, ना कि वो बच्ची सीखेगी कि आप कोई बड़ी लेके आए और उसको कहे कि जी आप इसको सिखाए, उसको कभी भी नहीं आएगा। आप जब स्टार्ट से ग्रास लेवल पे बच्चों को उठाएंगे, उनको लेके आएंगे, फिर वो बच्चे आगे निकलेंगे। और ये फेवरेटिज्म जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर बच्चों के लिए कुछ मान। और एक फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से कि खुदारा अपने डोमेस्टिक का एक म्यार जो है उसको बड़ा करें, 4 टीमों पे मुश्तमिल ना करें। अगर आप 6 टीमें करेंगे तो नए बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप रास को बड़ा करें तो डोमेस्टिक के इस तरीके के इवेंट साल में कम से कम 4 से 5 होने चाहिए। अगर पता चलेगा आप साल में एक करवा देते हैं, पूरा इन्होंने 2-2 माह कैंप करवाए मर्जिंग में लाहौर में, तो उस वजह से फिर भी उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।